पिछले वीडियोस में हमने कंप्लीट किया था प्लांट वाटर रिलेशनशिप, जिसमें हमने कोलिगेटिव प्रोपर्टीज ऑफ वाटर के बारे में बातें की थी। फ्री एनर्जी कंसेप्ट में हमने जाना था कि कैसे वाटर का मूवमेंट होता है, साई डब्ल्यू पे कैसे इफेक्ट करता है, कौन कौन से केसेस हैं, साई डब्ल्यू, साई पी एंड साई एस में हमने रिलेशन जाना था। तो ये सब हमने कंप्लीट किया था पिछले वीडियोस में। वाटर अपटेक के बारे में जाना था, कंडक्शन, ट्रांसपीरेशन, फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो ट्रांसपीरेशन को इफेक्ट करते हैं, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमने एसेंट ऑफ सैप के बारे में बहुत ही डिटेल में बातें की थी। तो एसेंट ऑफ सैप में जितनी भी थ्योरीज आई थी उन सब के बारे में हमने पढ़ा था, और थ्योरीज क्यों फेल हुई यानी कि डिस्कार्ड हुई उनके बारे में जो भी रीजंस थे वो सब हमने जाना था ये पिछले वीडियोस में। और सबसे इम्पोर्टेंट वन जो हमने लास्ट में डिस्कस किया था वो था कि जो एसेंट ऑफ सैप और उसके मैकेनिज्म है वो कैसे इन्वायरमेंटल वेरिएबल यानी कि जो एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं कैसे अफेक्ट करते हैं एसेंट ऑफ सैप को। तो ये सब हमने बहुत ही अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम बात करने वाले हैं मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में, जो यूनिट 1 का ही दूसरा टॉपिक है, जिसमें हम माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके रोल के बारे में पढ़ेंगे, डिफिशियंसी सिम्टम्स एंड टॉक्सिसिटी सिम्टम्स के बारे में जानेंगे। तो ये सब हमें बहुत ही डिटेल्स में पढ़ना है। वैसे 11th-12th में बेसिक चीजें हमारी क्लियर हैं, बस थोड़ा ये ग्रेजुएशन का सिलेबस है तो बस थोड़ा इसको डिप कर देना है। और जो भी रेफरेंस बुक है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहां से भी आप अपनी जानकारी को और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यूनिट 1 में ये जो मिनरल न्यूट्रिशन है इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये जो बेसिक चीजें हैं, हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिल्स, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिल्स, बाकी अन्य जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये सब हमें पता है। ठीक है, तो अनलाइक हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिल्स व्हिच डिपेंड फॉर देयर एग्जिस्टेंस ऑन एनर्जी रिच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स previously synthesized by other organisms, plants must survive in an entirely inorganic environment। तो ये है प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में हमें पता है कि क्या है, ये ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिम्स है। ठीक है, तो एज ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिम्स प्लांट्स मस्ट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर से प्लांट्स का CO2 लेते हैं। ठीक है, तो ये, और जो वाटर और मिनरल है न्यूट्रिएंट्स ये लेते हैं ये लोग सॉइल से। तो सॉइल से वाटर प्लस मिनरल न्यूट्रिएंट्स मिल गया इन्हें प्लांट्स को। ठीक, और इससे ये जो सिंपल इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स मेक ऑल ऑफ द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, फिर यहाँ से ये जो भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो सिंस प्लांट्स स्टैंड एट द बॉटम ऑफ द फूड चेन, इकोसिस्टम में हम पढ़ेंगे कि जो बॉटम ऑफ द फूड चेन है वहीं पे प्लांट स्टैंड करते हैं। तो जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं ये सिमुलेटेड होते हैं प्लांट के द्वारा, इवेंचुअली फाइंड देयर वे इनटू द मैटर दैट मेक्स अप ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। तो ये है ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म प्लांट्स के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन जो हमें पहले से भी पता है। ठीक है, और जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं मस्ट कंटिन्यूअसली draw material substance from their environment in order to maintain their metabolism। आखिर ये ऐसा क्यों करते हैं, तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ये मटेरियल सब्सटेंस ड्रॉ करते हैं लगातार अपने इन्वायरमेंट से इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर मेटाबॉलिज्म, देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के लिए ये सारी चीजें ये करते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये तीन बेसिक चीजें हैं। जैसे रोटी कपड़ा मकान है वैसे ही मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। इसी के लिए ये सारी चीजें और जितने भी ऑर्गेनिम्स हैं ये लगातार करते रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ द मीन्स फॉर मेकिंग these materials available to the organisms is the subject of plant nutrition। So in the plant nutrition we will discuss all these basic things about the metabolism, growth, development, how macronutrients is helpful, micronutrient is helpful, what are their deficiency symptoms, as we have discussed earlier we are going to discuss these all। तो बेसिकली प्लांट न्यूट्रिशन को ट्रीट किया जाता है दो सेपरेट टॉपिक्स में। फर्स्ट वन इज ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन एंड सेकंड वन इज इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन। तो ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन ये क्या है, तो जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन है ये फोकस करता है ऑन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो जितने भी कार्बन कंपाउंड्स है उस पर फोकस करता है कौन, ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन, जिसमें कि कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो ये सब फोटोसिंथेसिस द्वारा। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस एक अलग से ही यूनिट है जिसके बारे में हम बहुत ही डिटेल में बातें करेंगे आगे। जबकि जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन है ये कंसर्न करता है प्राइमरली विद द एक्विजिशन ऑफ मिनरल एलिमेंट्स फ्रॉम द सॉइल। तो जो सॉइल से जो मिनरल एलिमेंट्स एक्वायर होते हैं उस पे फोकस करता है कौन, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन। तो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन प्राइमरली कंसर्न विद मिनरल एलिमेंट्स फ्रॉम द सॉइल एंड ऑर्गेनिक जो न्यूट्रिशन है ये स्पेशली इंकॉर्पोरेट करता है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वाया फोटोसिंथेसिस। तो ये है बेसिक चीजें जो हम
प्लांट न्यूट्रिशन में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस यूनिट में वी विल एग्जामिन द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स that are satisfied by mineral elements, and this will include the methods employed in the study of mineral nutrition। आखिर कौन कौन से तरीके इम्प्लॉय किए गए स्टडी मिनरल न्यूट्रिशन की करने के लिए। ठीक है, दूसरी बात है कि कंसेप्ट ऑफ इसेंशियल एंड बेनिफिशियल एलिमेंट के बारे में हम बातें करेंगे, और इसके बाद हम बात करेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। And the third one is a general discussion of the metabolic roles of the 14 essential mineral elements and the concept of critical and deficient concentrations, symptoms associated with deficiencies of the mineral elements, and last one is a brief discussion of micronutrient toxicity. So these are all the things we are going to discuss in this unit in this particular plant nutrition topic. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द मेथड एंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। तो आखिर कौन कौन से मेथड और न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन तैयार किए गए। तो सबसे पहले जो सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस जो प्लांट न्यूट्रिशन की स्टडी में किया गया, और सबसे पहले जो साइंटिस्ट का नाम आता है वो आता है एंटी डी सॉसरे। तो ये जो थे पहली बार इन्होंने फोटोसिंथेसिस और एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स विद द सेम केयरफुल क्वांटिटेटिव मेथड द्वारा इसकी स्टडी की। ठीक है, इसके बाद से क्या हुआ कि इनकी जो आइडियाज थी ये कंसर्निंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एलिमेंट्स डिराइव्ड फ्रॉम द सॉइल जनरेटेड कंसिडरेबल डिबेट एट द टाइम। तब कोई भी साइंटिस्ट आते हैं, अगर कोई थ्योरी देते हैं तो बाकी जो साइंटिस्ट हैं उसको या तो सपोर्ट करेंगे या उसको अपोज करेंगे। तो ये जब भी थ्योरीज आती हैं कि जैसे इन्होंने कह दिया क्वांटिटेटिव मेथड द्वारा जो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट का ये आइडिया इन्होंने दिया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ एलिमेंट्स के जो इन्होंने आइडिया की बात की, उसके बाद से बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो इनको सपोर्ट करने लगे। ठीक है, जैसे उसमें नाम आता है जो CS स्प्रेंजल है, इनका भी वर्क ने इन्होंने सपोर्ट किया। ठीक है, और भी साइंटिस्ट आए। तो जो स्प्रेंजल थे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया आइडिया दैट सॉइल्स माइट बी अनप्रोडक्टिव इफ डिफिशिएंट इन बट वन सिंगल एलिमेंट नेसेसरी फॉर प्लांट ग्रोथ। एंड बॉसिंगॉल्ड जो थे इन्होंने क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द इफेक्ट ऑफ फर्टिलाइजर और न्यूट्रिएंट अपटेक ऑन क्रॉप यार्ड के बारे में इस पे स्ट्रेस किया। ठीक है, और ये आल्सो क्रेडिटेड विद providing the first evidence that legumes had the unique capacity to assimilate atmospheric nitrogen, a finding that was later confirmed by the discovery of nitrogen fixing role of bacteria in root nodules। जिसके बारे में हम नाइट्रोजन फिक्सेशन एक अलग ही टॉपिक है जहाँ पे हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये जितने भी साइंटिस्ट आए एक दूसरे से लिंक करते गए, आइडियाज को और एक्सप्लोर करते गए। तो ये जो भी मेथड और न्यूट्रिएंट सोल्यूशन की बातें आई तब जाके धीरे धीरे मतलब और ज्यादा सर्च किए गए, एक्सप्लोर किए गए, तब पता चला कि हाँ न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स जरूरी है। लेकिन जो सबसे मेजर रोल प्ले किया वो थे जर्मन बोटेनिस्ट जूलियस वॉन सैक्स ने। ठीक है, तो ये प्रोमिनेंट जर्मन बोटेनिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहली बार ये डेमोन्स्ट्रेट किया दैट प्लांट्स कैन बी ग्रोन टू मैच्योरिटी इन ए डिफाइंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इन द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल। अब इन्होंने कहा कि अगर सॉइल भी नहीं है तो प्लांट को न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में ही हम ग्रो करा सकते हैं। तो और भी साइंटिस्ट ने इसको सक्सेसफुली और इस आइडिया को और थोड़ा एक्सप्लोर किया। ठीक है, और बाय द एंड ऑफ सेंचुरी उस समय तक जो एग्रीकल्चरल यूज था नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम फर्टिलाइजर्स का यूरोप में पूरी तरह से वेल स्टेब्लिश्ड हो गया। तो यहाँ पे आके एकदम इन्होंने जो भी समय चल रहा था कि जो भी साइंटिस्ट में डिबेट का और बना हुआ था इशू, उसको इन्होंने पूरी तरह क्लियर कर दिया कि इन्होंने ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन पहली बार तैयार कर दिया कि वहां पे प्लांट्स को इन्होंने डिफाइंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में इन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल ग्रो करके दिखा दिया। तो ये पहली बार डेमोन्स्ट्रेट किया जूलियस वॉन सैक्स ने, और यहीं से ये जो डिफिनीशन था ये चेंज होते गया, और फिर जाके आगे हाइड्रोपोनिक कल्चर का यूज करके ठीक है डिफाइन किया गया मिनरल रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स। तो मिड 19th सेंचुरी में जूलियस वॉन सैक्स जो थे ये इंटरेस्टेड हुए और आगे जाके डिटरमाइन द मिनिमल न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स। अब तो ये क्लियर हो गया कि भाई न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में ग्रो कर सकते हैं, लेकिन और इन्होंने उसमें और एक्सप्लोर किया और फिर ये एक और बात पे और रिसर्च करने लगे कि कितना कम से कम न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है प्लांट्स का। ठीक है, तो इस यहाँ पे इन्होंने एक क्या किया, एक्सपेरिमेंटल सिस्टम का आविष्कार किया। ठीक है, डिवाइस किया, जहां पे इन्होंने
रूट्स को ऐसे ग्रो किया कि वो सॉइल में ना हो और बाकी जो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मिनरल सॉल्ट्स में हो, ठीक है। तो इस सिंप्लीफाइड सिस्टम में सेक्स वाज एबल टू डेमोन्स्ट्रेट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स टू मैच्योरिटी on a relatively simple nutrient solution containing six inorganic salts, and these six inorganic salts are here, that is potassium nitrate, calcium phosphate, magnesium sulfate, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड एंड आयरन सल्फेट। तो ये थे सिक्स जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के अंदर इनऑर्गेनिक साल्ट्स, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप डिवाइस किया जहां पे रूट्स को ग्रो सॉइल में नहीं किया गया लेकिन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मिनरल सॉल्ट्स में किया गया, ठीक है। तो ये जो सेक्स का जो सिस्टम था, ये सॉल्यूशन और हाइड्रोपोनिक कल्चर के नाम से जाना गया और ये प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंटल सेटअप हुआ किसके लिए, प्लांट न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट के लिए। तो हाइड्रोपोनिक जो कल्चर इन्होंने स्टेब्लिश किया, अब बहुत सारे देशों में जैसे नॉर्थ अमेरिका में यूज किया जाने लगा कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स, जिसमें जो एग्जांपल्स हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्यूस हो गया, टोमेटो हो गया, स्वीट पीपर्स एंड सीडलेस ककम्बर, इनका ग्रोथ कमर्शियली किया जाने लगा हाइड्रोपोनिक कल्चर की मदद से, ठीक है। तो जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन जो सेक्स ने डिवाइस किया था, कंट्रीब्यूटेड ए टोटल ऑफ 9 मिनरल न्यूट्रिएंट्स, जिसमें कि पोटेशियम, सोडियम, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, सल्फर, ठीक है, ये आपका सोडियम है, क्लोरीन, आयरन और मैग्नीशियम। तो ये थे जो इन्होंने 9 टोटल मिनरल न्यूट्रिएंट्स के बारे में इन्होंने डिवाइस किया। और इन्होंने कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को एक्सक्लूड किया था उस टाइम, ऐसा इसलिए क्योंकि जो ये 9 थे इनसे मतलब उसको एक्सक्लूड किया था बिकॉज दे वर प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड वे आर नॉट कंसिडर्ड मिनरल एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर द्वारा प्रोवाइड कर दिए जाते हैं और इनको मिनरल एलिमेंट्स नहीं कंसीडर किया जाता है। तो ये इन्होंने रीजन इसके पीछे लॉजिक दिया। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे मॉडर्न टेक्निक्स जो थे, इसके जो भी सिंपल सॉल्यूशन कल्चर के डिसएडवांटेज थे उसको और ओवरकम किया। तो हम जानेंगे कि क्या आखिर डिसएडवांटेजेस थे और मॉडर्न टेक्निक ने ऐसा क्या किया कि ये जो डिसएडवांटेजेस थी ये मतलब हट गई, ठीक है। तो ये डिसएडवांटेज को कैसे ओवरकम किया गया ये हम जानेंगे। तो सबसे सिंपलेस्ट जो फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन कल्चर था, यहाँ पे सीडलिंग को सपोर्ट किया जाता था इन ए लीड ऑफ कंटेनर, जहाँ पे इसके रूट्स को फ्री टू ग्रो इन द न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, ठीक है। रूट्स को न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में ग्रो कराया जाता था। ये जो आप देख रहे होंगे ये रूट्स हो गए, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन हो गया, ये एरेटिंग ट्यूब हो गया, ये फनल फॉर एडिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे ऐड किया जा रहा है, यहाँ पे रूट्स ग्रो कर रहे हैं। तो ये है टिपिकल सेटअप ऑफ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन कल्चर, ठीक है। आगे क्या हुआ, अब यहाँ पे ये नोट करने की बात कही जा रही है कि सॉल्यूशन मस्ट बी एरेटेड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ऑप्टिमल रूट ग्रोथ एंड न्यूट्रिएंट ऑप्टेक। तो एरेशन इसलिए किया जा रहा है ताकि ऑप्टिमल रूट ग्रोथ और न्यूट्रिएंट ऑप्टेक हो सके। और इसके साथ ही अगर ये किसी सॉल्यूशन को एरेटेड नहीं किया जाएगा तो वहां पे क्या होगा, अगर मान लीजिए उसको एरेशन नहीं किया जाएगा तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, यानी कि डिप्लेटेड ऑफ ऑक्सीजन, और उसी कंडीशन को एनॉक्सिया कहा जाता है। तो सिंपली आप कह सकते हैं एनॉक्सिया हो जाएगा। तो एनॉक्सिया में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और एनॉक्सिया ये जो है इनहिबिट्स कर देता है रेस्पिरेशन ऑफ रूट सेल में, ठीक है। ऑक्सीजन की कमी क्योंकि वहां पे न्यूट्रिएंट अपटेक और जो भी रिक्वायर्स है एनर्जी वो कम हो जाएगी, फिर न्यूट्रिएंट अपटेक को भी कम कर देगा। तो ये है एरेशन, इसलिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये अब जो कंटेनर यूज किए जाते थे वो यूजुअली पेंटेड ब्लैक और वेप्ड विथ एन ओपेक मटेरियल इन ऑर्डर टू कीप आउट लाइट। अब ये जानना जरूरी है कि लाइट को आखिर दूर रखना क्यों जरूरी था। तो इसका रीजन ये था एक्सक्लूजन का कि लाइट इज टू रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ एल्गी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये कि ग्रोथ ऑफ एल्गी को रिड्यूस करना, दैट वुड compete with the plants for nutrients और possibly produce toxic बाई प्रोडक्ट्स। अगर ऐसा उसको एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा तो हो सकता है कि भाई एल्गी का ग्रोथ हो जाए और खुद वो भाई प्लांट्स के साथ वो भी न्यूट्रिएंट्स के लिए compete करने लगे, तो ऐसे में नहीं पहुंच पाएगा प्लांट्स को प्रॉपर न्यूट्रिएंट अपटेक और रूट ग्रोथ नहीं हो पाएगी। इसलिए उसको कीप आउट रखा जाता है लाइट से, यानी कि पर्पस यही है, एक्सक्लूडिंग लाइट इज टू रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ एल्गी दैट वुड compete with the plants for nutrients और possibly produce toxic byproducts। तो जो मेजर प्रॉब्लम्स थे आर अ सेलेक्टिव डिप्लेशन ऑफ आयंस एंड एसोसिएटेड चेंजेस इन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच ऑकर्स एज द रूट कंटिन्यू टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस और प्रॉब्लम्स आने लगे, ठीक है। चेंजेस इन द पीएच सॉल्यूशन, आप जैसे जैसे रूट एब्जॉर्ब करने लगी न्यूट्रिएंट्स को वैसे वैसे डिप्लेशन ऑफ आयन और पीएच ऑफ सॉल्यूशन का चेंज होना, तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस थे सिंपल सॉल्यूशन कल्चर के।
तो जो मोस्ट कमर्शियल हाइड्रोपोनिक ऑपरेशंस नाउ यूटिलाइज सम वेरिएशन ऑफ द न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक। तो एक नई मॉडर्न टेक्निक आई जो थी न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहां पे रूट्स को कंटिन्यूअसली बाथ किया जाता था विद ए थिन फिल्म ऑफ रिसर्कुलेटिंग न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। तो ये जो आप देख रहे हैं डायग्राम ऐसे हुआ, ठीक है। जो नई न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक आई, यहाँ पे कंटिन्यूअसली उसको जो बात किया जा रहा है विद ए थिन फिल्म ऑफ रिसर्कुलेटिंग न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। तो ये है न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक। अब न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक का एडवांटेज ये हुआ कि the advantage of the nutrient film technique is that it not only provides for good aeration, इससे सिर्फ गुड एरेशन ही नहीं मिला रूट्स को और न्यूट्रिएंट ऑप्टेक्ट नहीं हुआ, इसके साथ साथ ये पीएच और न्यूट्रिएंट का जो भी इशू आ रहा था चेंजेस का, सोल्यूशन टू बी कंटिन्यूअसली मॉनिटर्ड एंड एडजस्टेड, तो उसको ये कंटिन्यूअसली मॉनिटर और एडजस्ट भी करने लगा। तो ये जो चेंजेस आ रहे थे अभी, जो ओवर मतलब डिसएडवांटेजेस थे सिंपल सोल्यूशन कल्चर को, उसको इसने ओवरकम कर दिया। और ये ही न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक की एडवांटेजेस हुई, ठीक है। और ये मेथड जो भी प्रॉब्लम्स थे प्योर सॉल्यूशन कल्चर में, उसको इसने ओवरकम कर दिया, उसको खत्म कर दिया, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स के लिए ये नहीं उतना सुटेबल है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी ऐसा मीडियम नहीं है जो ट्रूली नॉन न्यूट्रिटिव हो। मान लीजिए आप जिस भी कंटेनर में रख रहे हैं उसको ग्रो करा रहे हैं, वो किसी न किसी चीज का ग्लास, प्लास्टिक और वहां पे कुछ ना कुछ रहेगा। आप जैसे मान लीजिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे कि सॉफ्ट सोडियम सिलिकेट ग्लास है, अगर उसमें रखते हैं तो वहां से सोडियम आएगा, बोरोसिलिकेट से बोरोन आएगा, प्लास्टिक से क्लोराइड और फ्लोराइड आएंगे। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो वाटर को भी आप न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में जो भी यूज कर रहे हैं उसको केयरफुली डिस्टिल्ड कीजिए, ठीक है। डिस्टिल करना जरूरी है, अवॉइडिंग वेयर एवर पॉसिबल, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा अवॉइड कीजिए कि उसमें कोई भी मेटालिक कंपोनेंट्स डिस्टिलेशन एपरेटस में न जाए। तो ये है कि कौन कौन से सॉल्यूशन कल्चर से आप कैसे कैसे कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट है वो है न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स के बारे में। तो इसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स में 17 एलिमेंट्स हैं जिनको कि इसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंसीडर किया जाता है। तो ये 17 कौन कौन से इसेंशियल एलिमेंट्स हैं उनके बारे में जानते हैं। तो मोस्ट प्लांट्स जो है ये क्या करते हैं, स्मॉल नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स उनको चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर सकें। और कुछ ऐसे हैं जो कि इसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स। अब इसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स जो है आखिर कैसे पता चलेगा कि इसेंशियल हैं, ये जो 17 हैं आखिर क्यों 17 को इसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट के कैटेगरी में रखा गया। तो इसके लिए भी एक साइंटिस्ट थे जो कि ई एप्स्टीन थे 1972 में। ये इन्होंने इसेंशियलिटी को दो क्राइटेरिया पे फॉर्मुलेट किया। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्राइटेरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइंटिस्ट का नाम अगर आप याद रख पाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं भी याद रख पा रहे हैं तो ये जो दो क्राइटेरिया इनके द्वारा फॉर्मुलेट किए गए थे वो याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली क्राइटेरिया ये है कि एन एलिमेंट इज कंसिडर्ड इसेंशियल इफ इन इट्स एब्सेंस द प्लांट इज अनएबल टू कंप्लीट अ नॉर्मल लाइफ साइकिल, ठीक है। तो सिंपल बात है कि इसेंशियल तब होगा अगर उसके बिना, उसके बगैर प्लांट जो है अपनी नॉर्मल लाइफ साइकिल नहीं कंप्लीट कर पा रहा है। तो सिंपल बात यह है कि अगर मान लीजिए आप किसी के बिना आपका जो वर्क है वो अफेक्ट हो रहा है तो आपके लिए क्या है, इसेंशियल हो गया आपके लिए, ठीक है। तो वैसे प्लांट्स के भी केस में है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते होंगे जिनके बगैर उसकी लाइफ साइकिल नहीं कंप्लीट हो पा रही होगी, या वो अच्छे से अपनी लाइफ साइकिल नॉर्मली नहीं कंप्लीट कर पा रहा होगा। तो ये हो गया पहला क्राइटेरिया एप्स्टीन के अकॉर्डिंग। दूसरी क्राइटेरिया ये थी कि एलिमेंट इज पार्ट ऑफ सम इसेंशियल प्लांट कंस्टिट्यूएंट और मेटाबोलाइट, ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि एलिमेंट जो है इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ इसेंशियल प्लांट कंस्टिट्यूएंट और मेटाबोलाइट। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। जो मैग्नीशियम है इसेंशियल है क्योंकि ये किसका कंस्टिट्यूएंट है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का। और क्लोरोफिल हमें सभी को पता है फोटोसिंथेसिस के लिए इसेंशियल है। वैसे ही क्लोरीन जो है इसेंशियल है क्योंकि ये नेसेसरी फैक्टर है फोटोसिंथेटिक ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर में। और मोस्ट एलिमेंट्स जो होते हैं दोनों क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हैं, आइदर वन एलोन और यूजुअली कंसीडर्ड सफिशिएंट। तो ये क्राइटेरिया है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर एक और साइंटिस्ट है जिन्होंने अर्लियर सजेस्ट किया था एक थर्ड क्राइटेरिया, वहां पे उन्होंने बताया था कि इसेंशियल एलिमेंट मस्ट एक्ट डायरेक्टली इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट एंड नॉट सिंपली टू करेक्ट एन अनफेवरेबल माइक्रोबियल और केमिकल कंडीशन इन द न्यूट्रिएंट मीडियम। तो इन्होंने डायरेक्ट मेटाबॉलिज्म जो है एलिमेंट है उसके मेटाबॉलिज्म जो भी है प्लांट के, वहां पे डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा, ठीक है, उसमें डायरेक्टली एक्ट करेगा।
ठीक, एंड नॉट सिंपली टू करेक्ट एन अनफेवरेबल माइक्रोबियल और केमिकल कंडीशन इन द न्यूट्रिएंट मीडियम। तो ये है इसेंशियलिटी की क्या क्राइटेरिया है। तो बेसिकली आप दो क्राइटेरिया सिंपली याद रखें ई एप्स्टीन के द्वारा। एक तो उसके बगैर उसकी नॉर्मल लाइफ साइकिल नहीं चलेगी, और दूसरी बात ये कि वो इसेंशियल प्लांट कंस्टिट्यूएंट और मेटाबोलाइट का पार्ट होना चाहिए। तो इस आधार पे 17 एलिमेंट्स को इसेंशियल कंसीडर किया गया। अगली बात यह है कि इन क्राइटेरिया के आधार पे एग्री किया गया कि 17 एलिमेंट्स हैं जो कि ग्रोथ ऑफ जितने भी हायर प्लांट्स हैं उनके लिए इसेंशियल हैं। अब कौन कौन से 17 एलिमेंट्स हैं, ये जो टेबल है यहाँ पे जो भी इसेंशियल एलिमेंट्स है वो आपको दिख रहे होंगे। जो शुरुआत में है माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड द लास्ट ये जो दिए हुए हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट में हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर। एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट में क्लोरीन, बोरोन, आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, निकेल एंड मोलिब्डेनम। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इसके याद रखने के लिए बहुत सारे ट्रिक हैं। आप सब कोई अपने अपने हिसाब से ट्रिक सबके पास रहता है, सब अपने हिसाब का ही ट्रिक याद रखें तो सबसे बढ़िया रहेगा। किसी और के ट्रिक से याद रखना, निमोनिक से याद रखना उतना कारगर नहीं होता है। बाकी आप किसी एक को भी याद रखेंगे तो आप वहां से आसानी से ऑड वन आउट क्वेश्चन आते हैं कि कौन मैक्रो न्यूट्रिएंट है या कौन इसमें से अलग है। तो मान लीजिए 3 मैक्रो दे दिया गया, 1 माइक्रो दे दिया गया एलिमेंट न्यूट्रिएंट, तो वहां पे आप आसानी से कर लेंगे अगर आपको ये टेबल याद है अच्छे से। तो इस टेबल को याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो जो इसेंशियल एलिमेंट्स है इसको सेग्रीगेट किया गया है दो कैटेगरीज में। फर्स्ट वन को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड द जो ट्रेस एलिमेंट है और माइक्रोन्यूट्रिएंट कहा जाता है। तो अब सबसे जरूरी बात ये कि जो ये डिस्टिंक्शन किया गया मैक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट का आखिर किस आधार पे किया गया। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है वो ज्यादा है इसलिए कर दिया गया, माइक्रोन्यूट्रिएंट कम है ऐसा कर दिया गया। तो ये जो डिस्टिंक्शन का जो रीजन है वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इनका जो किया गया डिस्टिंक्शन, ठीक है, तो इनका रिलेटिव कंसंट्रेशन के आधार पे किया गया। ठीक है, तो ये जो डिस्टिंक्शन बिटवीन मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सिंपली रिफ्लेक्ट द रिलेटिव कंसंट्रेशन फाउंड इन टिश्यू और रिक्वायर्ड इन न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। इस आधार पे ये किया गया, और ये बहुत ही क्लियर लिख दी गई है कि डज नॉट इन्फर इंपॉर्टेंस रिलेटेड टू द न्यूट्रिशनल नीड ऑफ द प्लांट। अब इनकी क्या इंपॉर्टेंस है उस आधार पे नहीं किया गया। ऐसा नहीं कि अब कार्बन ज्यादा इंपॉर्टेंस है तो इसको भाई मतलब बढ़िया से ये कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे ये क्राइटेरिया रखी गई कि रिलेटिव कंसंट्रेशन इसका टिश्यू और न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में क्या है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन और इसका आंसर कि रिलेटिव कंसंट्रेशन के आधार पे ही न्यूट्रिएंट जो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट बनाया गया है वो कैटेगरीज बनाई गई है। अब बाकी जो शुरुआत में फर्स्ट 9 एलिमेंट्स हैं टेबल 4.4 में, ये है माइक्रो न्यूट्रिएंट, ये जो शुरुआत में 9 है, और बाकी जो बच गए 8 वो क्या है माइक्रो न्यूट्रिएंट। अब इनका क्या है, जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी लार्ज अमाउंट में रिक्वायर होता है। ठीक है, प्लांट द्वारा। और ये लार्ज का क्या मतलब अमाउंट है, ये है एक्सेस ऑफ 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट। और जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं लार्जली बट नॉट एक्सक्लूसिवली इन्वॉल्व इन द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जनरली स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स में ये इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और जैसे कि मैग्नीशियम हो गया क्लोरोफिल में। ठीक है, विच टू सम एक्सटेंट अकाउंट्स फॉर द नीड ऑफ लार्जर क्वांटिटीज। और बाकी जो 8 हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए। माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है रिलेटिवली स्मॉल क्वांटिटीज में लेस देन 10 मिली मोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट, और ये कैटालिटिक और रेगुलेटरी रोल जैसे कि एंजाइम एक्टिवेटर ये सारे रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब देखिए जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम ये रेगुलेटर के साथ साथ स्ट्रक्चरल रोल भी प्ले करते हैं। रेगुलेटर के साथ साथ ये स्ट्रक्चरल रोल भी प्ले करते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बेसिकली ऊपर अभी हमने पढ़ा कि जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं ये लार्जली बट नॉट एक्सक्लूसिवली स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम ऐसे हैं जो कि रेगुलेटर के साथ साथ स्ट्रक्चरल रोल भी प्ले करते हैं। क्योंकि रेगुलेटरी रोल जनरली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब वर्क होता है, लेकिन ये यहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम है ये दोनों के दोनों रोल प्ले करते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेनिफिशियल एलिमेंट्स के बारे में बातें करते हैं। तो इन 17 एलिमेंट्स के अलावे भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जैसे कि सम प्लांट्स अपीयर टू हैव एडिशनल रिक्वायरमेंट, उनकी कुछ अतिरिक्त जरूरतें होती हैं। जैसे कि बिकॉज
These have not been shown to be requirements of higher plants generally. They are excluded from the list of essential elements. अब इनको essential elements के कैटेगरी से इसलिए एक्सक्लूड कर दिया है क्योंकि ये मतलब बहुत कुछ हायर प्लांट्स हैं जिनमें जनरली इनका कोई यूज नहीं होता है, इसलिए इनको इसेंशियल के जगह पे इनको बेनिफिशियल एलिमेंट्स की तरह रेफर किया जाता है, ठीक है, कंसीडर किया जाता है। तो इफ दीज एलिमेंट्स आर इसेंशियल टू ऑल प्लांट्स दे आर रिक्वायर्ड बाय मोस्ट एट कंसंट्रेशन वेल बिलो व्हाट कैन बी रिलायबली डिटेक्टेड बाय प्रेजेंट एनालिटिक टेक्निक्स, ठीक है। तो जो डिफिनेशन है बेनिफिशियल का करंटली अप्लाइज प्राइमरली टू सोडियम सिलिकॉन सेलेनियम एंड कोबाल्ट। तो ये है बेनिफिशियल एलिमेंट्स के, बस आपको नाम याद रखने हैं, सोडियम सिलिकॉन सेलेनियम एंड कोबाल्ट। और समय के साथ जैसे एक्सपेरिमेंटल मेथड इंप्रूव होते गए, वन और मोर ऑफ दीज बेनिफिशियल एलिमेंट्स में बी एडेड टू द लिस्ट ऑफ इसेंशियल एलिमेंट्स। तो कुछ यहाँ से भी बेनिफिशियल एलिमेंट्स भी जितना और ज्यादा मेथड इंप्रूव हुआ और एक्सप्लोरेशन हुई स्टडी में, तो कुछ बेनिफिशियल एलिमेंट्स को भी इसेंशियल एलिमेंट्स के क्राइटेरिया में ऐड किया गया, ठीक है। तो सोडियम क्या है, एक इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट है फॉर C4 प्लांट्स, और चूंकि यहाँ पे बेनिफिशियल में भी दिख रहा है, और सोडियम एक इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट भी है किसके लिए, C4 प्लांट्स के लिए, ठीक है। तो जो प्लांट्स हैं grown in the depleted solution showed reduced growth, क्लोरोसिस एलोइंग ड्यू टू लॉस ऑफ क्लोरोफिल। तो ये एक हो गया, आप क्लोरोसिस याद रख सकते हैं एक डिजीज। नेक्रोसिस जो है डेड टिश्यू ऑफ द लीव्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें अब आने वाली हैं सारी की सारे। तो एक सर्वे किया गया 32 स्पीसीज ऑफ प्लांट में, और वहां से कंक्लूड किया गया कि जो सोडियम है essential as a micronutrient for plants utilizing specifically the C4 photosynthetic pathway but not for most C3 plants, ठीक है। तो इसलिए इसको पहले बेनिफिशियल रखा गया था कि भाई ये सभी प्लांट्स के लिए नहीं मतलब यूज हो रहा है जनरली, लेकिन बाद में इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट ये हो गया C4 प्लांट्स के लिए। तो इसलिए फिर ये इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट की कैटेगरी में आया। तो ये एक्सपेरिमेंटल मेथड जैसे जैसे इंप्रूव हुए, ये बेनिफिशियल से कुछ आए किसमें, इसेंशियल में, ठीक है। अब जो सिलिकॉन है ये मे बी बेनिफिशियल फॉर ए वेराइटी ऑफ स्पीसीज। अब सिलिकॉन का एक एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ वेराइटी ऑफ स्पीसीज है उनके लिए बेनिफिशियल है। अब सिलिकॉन जो है कंप्राइज करता है 1 to 2% ऑफ ड्राई मैटर ऑफ मेज, जैसे जिया मेज हो गया जिसको मेज कहा जाता है, एंड अदर ग्रासेज, एंड एज मच एज 16% ऑफ द स्कॉर्जिंग रस्ट जैसे इक्विसेटम अर्वेंसी है, ठीक है। तो अभी भी फिलहाल एक्सपेरिमेंट्स जो है जनरली फेल टू डेमोन्स्ट्रेट दैट सिलिकॉन इज जो सिलिकॉन है ये इसेंशियल है। तो सिलिकॉन को बेनिफिशियल की कैटेगरी में रखा गया, ठीक है। तो ये अभी प्रूफ नहीं हो पाया, लेकिन जो सोडियम का ये प्रूफ है एकदम सर्वे पे किया गया है स्पीसीज ऑफ 32 स्पीसीज ऑफ प्लांट को, और ये माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है C4 फोटोसिंथेटिक पार्टिकल के लिए इसेंशियल है, ठीक है। अब सिलिकॉन बेनिफिशियल है वैरायटी ऑफ स्पीसीज के लिए, लेकिन ये इसेंशियल कैटेगरी में अभी भी नहीं है, ठीक है। और जो यूबिक्विटस प्रेजेंस है सिलिकॉन का इन ग्लास में, न्यूट्रिएंट साल्ट्स में, एटमॉस्फेयर डस्ट में, तो इसको स्पेशली डिफिकल्ट टू एक्सक्लूड सिलिकॉन फ्रॉम न्यूट्रिएंट एक्सपेरिमेंट्स। हाउएवर देयर आर न्यूमरस रिपोर्ट्स ऑफ बेनिफिशियल effects of silicon in a variety of species, and the most important thing is silicon seems to be particularly beneficial to grasses where it accumulates in the cell wall, especially of epidermal cells, and may play a role in fending off fungal infection or preventing lodging, a condition in which stems are bent over by heavy wind or rain। तो ये उसको बेंड होने से बचाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिलिकॉन, लेकिन ये बेनिफिशियल है, ठीक है। और सोडियम जो है इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट है। अब ये क्यों है ये सब हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। आगे बात करते हैं, कोबाल्ट इज रिक्वायर्ड बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये भी बेनिफिशियल एलिमेंट है। कोबाल्ट जो है इसेंशियल है ग्रोथ ऑफ लेग्यूम्स के लिए, जो कि होस्ट होते हैं कुछ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के लिए। अब जो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन जब हम पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारे बैक्टीरिया और नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो इन दिस केस द रिक्वायरमेंट कैन बी ट्रेस्ड टू द नीड ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम रेदर देन द होस्ट प्लांट। A similar cobalt requirement has been demonstrated for free living nitrogen fixing bacteria including the cyanobacteria. In addition, when legumes are provided with fixed nitrogen such as nitrate, a cobalt requirement cannot be demonstrated। तो इसलिए ये भी essentiality के क्राइटेरिया हमको नहीं फॉलो किया, इसलिए ये अभी भी बेनिफिशियल है, ठीक है। और कुछ प्लांट्स जो है टोलरेट करते हैं हाई कंसंट्रेशन ऑफ सेलेनियम। सेलेनियम की भी बात हम कर लेते हैं।
ठीक है। तो सेलेनियम एक्यूमुलेटर्स आर ऑफ कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस टू रेंचर्स। However, as they are among a diverse group of plants known as locoweeds, the high selenium content in these plants causes a sickness known as alkali poisoning और blind staggers। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी ग्रेजिंग एनिमल्स हैं, ये उनमें एक डिजीज जो है ब्लाइंड स्टेगर्स कॉज करता है। तो ये है कुछ प्लांट्स हैं जो कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ सेलेनियम को टोलरेट करते हैं। अब हम बात करेंगे, ये हो गया बेनिफिशियल एलिमेंट, इसेंशियलिटी के क्राइटेरिया, इसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं, आखिर किस आधार पे मैक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट की कैटेगरी बनाई गई। शुरू में हमने जाना कि कौन से साइंटिस्ट सबसे पहली बार आए, फिर उनके और भी स्प्रेंजल साइंटिस्ट बहुत सारे आए, उन्होंने उनके आइडियाज को सपोर्ट किया कि हाँ भाई न्यूट्रिएंट जरूरी है। फिर सबसे मेजर जो रोल प्ले किया जूलियस वॉन सेक्स ने, जिन्होंने हाइड्रोपोनिक्स कल्चर को स्टेब्लिश किया। हाइड्रोपोनिक कल्चर के बाद सिंपल सॉल्यूशन कल्चर थे, उनके क्या डिसएडवांटेजेस थे, कैसे वो डिसएडवांटेजेस जो न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक आई वहां से ओवरकम हुए। तो ये सब अभी तक हमने बहुत ही डिटेल में सारी चीजें, जो न्यूट्रिएंट माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट की जो फंक्शन और डिफिशियंसी सिम्टम और टॉक्सिसिटी है, ये पढ़ने से पहले हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब सिंपली हमें जो भी न्यूट्रिएंट है उनके फंक्शन और उसके डिफिशियंसी सिम्टम और टॉक्सिसिटी सिम्टम्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है। तो जो इसेंशियल एलिमेंट्स है, इसेंशियल है क्योंकि उनकी दे हैव ए स्पेसिफिक मेटाबॉलिक फंक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, उनकी मेटाबॉलिक स्पेसिफिक फंक्शन है, इसलिए वो इसेंशियल है। और जब वो एब्सेंट होते हैं, व्हेन दे आर एब्सेंट, प्लांट विल एग्जिबिट कैरेक्टरिस्टिक डिफिशियंसी सिम्टम दैट इन मोस्ट केसेस आर रिलेटेड टू वन और मोर और दोज फंक्शंस। तो सिंपल बात है, हमने क्राइटेरिया में ही पढ़ा कि अगर वो नहीं रहते हैं तो नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं होती है। तो वही हाल है यहाँ पे भी। ठीक है, जब एब्सेंट होंगे तो भाई उनमें डिफिशियंसी सिम्टम आएगा, उसकी कमी होगी तो फिर उसका इफेक्ट दिखेगा उस पे। ठीक है, उसका फंक्शन इफेक्ट हो जाएगा, ये सब सारा चीज। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल है, जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे प्रीडोमिनेंटली स्ट्रक्चरल रोल है। दे आर द स्टफ टू विच मॉलिक्यूल्स आर मेड। ठीक है, while others appear to be predominantly involved in regulatory roles such as maintaining ion balance and activating enzymes। तो हमने ये पढ़ा था कि जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो जनरली स्ट्रक्चरल रोल में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है ये स्ट्रक्चरल और रेगुलेटरी रोल दोनों प्ले करता है। ठीक है, तो ये एक मतलब एक्सेप्शन हो गया। बाकी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो रेगुलेटरी और कैटालिटिक ये रोल प्ले करते हैं। तो ये कुछ जनरल क्राइटेरिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अनफॉर्चुनेटली एनी अटेम्प्ट to categorize the nutrient elements in this way runs into difficulty because the same element often fills both structural and non-structural roles। इस आधार पे करना थोड़ा मतलब मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो कि स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल रोल दोनों प्ले करते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम का ही बात कर लीजिए, इसेंशियल कंपोनेंट है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का, लेकिन ये साथ में को फैक्टर की तरह बहुत सारे एंजाइम्स के लिए सर्व करता है, जैसे एटीपीएज हो गया। ठीक है, और क्रिटिकल एनर्जी ट्रांसफर रिएक्शन में जो भी है उनमें इन्वॉल्व होता है। जैसे कैल्शियम ही हो गया, हमने शुरू में ही बात की, इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है सेल वॉल का, जिसका रोल है लार्जली स्ट्रक्चर, बट देयर आर आल्सो कैल्शियम एटीपेजेज एंड कैल्शियम इज इम्प्लीकेटेड एज अ सेकंड मैसेंजर इन हार्मोन रेस्पॉन्सेज एंड फोटोमॉर्फोजेनेसिस। तो यहाँ पे रेगुलेटरी रोल भी है, स्ट्रक्चरल रोल भी है। तो ये डिफिकल्ट मतलब बहुत ही डिफिकल्ट है डिटरमाइन कर पाना कि भाई उनको किस आधार पे कैसे क्या किया जाए। ठीक है, तो अब regardless of how they are classified, it is clear that elements are essential because they satisfy a specific metabolic requirement of the plant। अब उसको कैसे भी आप क्लासिफाई करिए, लेकिन एक चीज तो क्लियर है कि वो इसेंशियल है, क्योंकि वो सेटिस्फाई कर रहे हैं जो भी स्पेसिफिक मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट है प्लांट की। ठीक है, तो उसको ये क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए वो इसेंशियल है। अब बाकी आपका क्लासिफाई करने का तरीका जो भी हो, ठीक है, व्हेन दोज रिक्वायरमेंट्स आर नॉट मेट और वी आर ओनली पार्शियली मेट, यानी कि उन जो भी रिक्वायरमेंट्स है या तो नहीं पूरी हो रही है और आधा अधूरा पूरी हो रही है, तो प्लांट कुछ डिफिशियंसी सिम्टम शो करेगा, और सीवियर होगा तो भाई डेथ भी हो जाएगी। तो ये है इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब किसी तरह से आप क्लासिफाई कीजिए, लेकिन एक बात तो तय है कि वो क्या है, इसेंशियल है। अब उनकी जब कमी होगी, जो इसेंशियलिटी का क्राइटेरिया है कि भाई कमी होगी तो नॉर्मल लाइफ साइकिल नहीं जी पाएगा, नहीं कंप्लीट कर पाएगा। तो जब कमी होगी या अधूरी होगी, यानी कि पार्शियली उसकी कमी होगी, कम मतलब है भी और नहीं भी है, तो उस तरह का जब कंडीशन आएगा या बिल्कुल भी नहीं होगा तो डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बस हमें यही पढ़ना है, रोल, डिफिशियंसी सिम्टम और टॉक्सिसिटी सिम्टम्स। तो सबसे पहले, a plant's requirement for a particular element is defined in
टर्म्स ऑफ क्रिटिकल कंसंट्रेशन। ये जो क्रिटिकल कंसंट्रेशन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल कंसंट्रेशन के बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे इसके बारे में, उसके बाद से हम जो भी टॉपिक है जिसके बारे में हम तब से डिस्कस कर रहे हैं कि रोल, डिफिशियंसी, सिम्टम, ये सब हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो प्लांट का रिक्वायरमेंट पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए जो भी कंसंट्रेशन है न्यूट्रिएंट का मेजर इन द टिश्यू जस्ट बिलो द लेवल दैट गिव्स मैक्सिमम ग्रोथ इज डिफाइंड एज क्रिटिकल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो बेसिकली क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या है ये जानना जरूरी है। तो क्रिटिकल कंसंट्रेशन इज डिफाइंड एज द कंसंट्रेशन ऑफ दैट न्यूट्रिएंट मेजर्ड इन द टिश्यू जस्ट बिलो दैट that gives maximum growth। ठीक है, is defined as critical concentration। तो at concentration above the critical concentration additional increment in nutrients content will have no beneficial effect on growth and the nutrient content is said to be adequate। or at concentration below the critical concentration nutrient content becomes deficient and growth falls off sharply। In other words, at tissue nutrient level below the critical concentration, that nutrient becomes limiting to growth। तो ये जो यहाँ पे ये फिगर दिख रहा है, जनरलाइज प्लॉट जो आपको दिख रहा है ग्राफ वाला, ये हमें समझना है बहुत ही अच्छे से और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हम समझ लेंगे तो जो भी क्रिटिकल कंसंट्रेशन से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, आखिर क्यों क्रिटिकल कंसंट्रेशन होता है, ठीक है, तो फिर कैसे पता चलता है कि उनका मतलब उनकी कमी है, फिर डिफिशियंसी सिम्टम्स कैसे ओवरकम होते हैं, ये सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो डिफिशियंसी सिम्टम्स, इसेंशियल एलिमेंट जो भी हैं आखिर कहाँ से आते हैं ये सब हम बात करते हैं। तो ये जो भी किताबी लैंग्वेज है कि क्रिटिकल कंसंट्रेशन के अबव होगा तो एडिशनल इंक्रीमेंट ये चाहिए, ठीक है, बिलो होगा तो क्या होगा, तो सिंपल इस ग्राफ को हम समझते हैं और फिर हम बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये है कि हमें ये ध्यान रखना है कि डिफिशियंसी होगी। ठीक है, ये हो गया डिफिशियंसी। ठीक, तब डिफिशियंसी के बाद से अब जब भी डिफिशियंसी होगी तो भाई उसका कैरेक्टराइज होगा किससे, उसमें कुछ चेंजेज आएंगे। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे आ गए चेंजेस। ठीक है, तो अब ये हो गया इसका डिफिशियंसी सिम्टम। अब चेंजेज आ रहे हैं तो पता चल रहा है चलो भाई इसको ये हुआ तो ये सिम्टम आ रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब ये जो डिफिशियंसी है इसका मॉडरेट डिक्रीज होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए इसका मॉडरेट डिक्रीज हो रहा है तो ये हो जाएगा आपका क्रिटिकल कंसंट्रेशन। ठीक है, अब देखिए, अब जो डिफिशियंसी सिम्टम है, ठीक है, अब ये लगातार और आगे बढ़ के और थोड़ा कम होते जा रहा है, मतलब ये कंटिन्यू है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा उस कंडीशन में, जो भी प्लांट होंगे, टिश्यू होंगे, लीफ होंगे उनका। अब देखिए, मे डिसअपियर आफ्टर सप्लाई ऑफ डिफिशिएंट एलिमेंट, तो हमें पता चल गया भाई चलिए डिफिशियंसी हो गया, तो ठीक है, देखेंगे किसकी डिफिशियंसी हुई है, फिर वो जो भी डिफिशिएंट एलिमेंट होगा उसको हम प्रोवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, जो भी डिसअपियर हो जाएगा जो भी डिफिशियंसी सिम्टम है ये। ठीक है, अब ये हो सकता है कि जो डिफिशियंसी सिम्टम है अब नहीं खत्म हो रहा है तो फिर क्या होगा, वो अपीयर होगा या तो यंगर पार्ट्स में या तो ओल्डर पार्ट्स में। ठीक है, तो यंगर पार्ट्स में कब अपीयर होगा और ओल्डर पार्ट्स में कब अपीयर होगा, ये आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपीयर इन यंगर पार्ट्स, ठीक है, और अपीयर इन ओल्डर पार्ट्स। तो यंगर पार्ट्स में तब होगा अगर एलिमेंट इमोबाइल होगा। तो इमोबाइल एलिमेंट्स कौन से हैं, ये है कैल्शियम, बोरोन और आयरन, जिसको आप याद रख सकते हैं फेकब। ठीक है, फेकब से आप याद रख सकते हैं, बाकी अपने से जो आपको निमोनिक्स बनाना है बना लीजिए। एफ ई फे, इससे हो गया आयरन, ये हो गया कैल्शियम, ये हो गया बोरोन। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं। अब ये आपको याद है तो बाकी जो बच रहे हैं एलिमेंट्स वो क्या हो जाएंगे, इमोबाइल हो जाएंगे। अब इमोबाइल कौन कौन से हैं, ठीक है, ये तो इमोबाइल हो गया फेकब। ठीक है, अगर यंगर पार्ट्स में अपीयर कब होगा, अगर इमोबाइल होगा। अगर एलिमेंट्स मोबाइल होंगे तो फिर कहाँ पर मिलेंगे, वो अपीयर होंगे ओल्डर पार्ट्स में। तो मोबाइल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो इसमें आता है नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस एंड सल्फर। तो ये आप ध्यान रखेंगे, आगे हम ये जो भी मोबाइल और इमोबाइल एलिमेंट्स हैं हम बहुत ही डिटेल में उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो क्रिटिकल कंसंट्रेशन है, ये जो एडिक्वेट रेंज है, ये डिफिशिएंट रेंज है,
तो ये जो क्रिटिकल कंसेंट्रेशन है ये 10% रिडक्शन इन ग्रोथ एट कंसेंट्रेशन इज लेस देन क्रिटिकल द न्यूट्रिएंट इज सेड टू बी डिफिशिएंट। अगर कंसेंट्रेशन क्रिटिकल से लेस है तो ये हो गया डिफिशिएंट रेंज और ये हो गया एडिक्वेट रेंज। तो ये ग्राफ से इतना समझना है। बाकी ये जो प्लॉट हमने बताया कि डिफिशियंसी है तो चेंजेस होगा तो फिर डिफिशियंसी सिम्टम्स आएंगे। अगर डिफिशियंसी सिम्टम्स कंटिन्यू है तो अगर आप उसको कुछ नहीं कर रहे हैं तो डेथ हो जाएगा। अगर डिफिशियंसी सिम्टम आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है, तो और उसको जो भी डिफिशियंट है उसको सप्लाई कर रहे हैं एलिमेंट्स को, तो वो डिफिशियंसी डिसअपियर हो जाएगी। अब देखिए अगर मान लीजिए कि डेथ भी नहीं हो रहा है, ठीक है, डिफिशियंसी सिम्टम आप जो डिफिशिएंट एलिमेंट है वो प्रोवाइड भी नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? ऐसा भी हो सकता है कि वो यंगर पार्ट्स में अपीयर हो या ओल्डर पार्ट्स में। तो यंगर पार्ट्स में तब अपीयर होगा जब वो होगा इमोबाइल। तो इमोबाइल में आप याद रख सकते हैं फेक कब, यानी कि आयरन, कैल्शियम और बोरोन। और मोबाइल कब होगा? जब वो ओल्डर पार्ट्स में अपीयर होगा, अगर एलिमेंट्स मोबाइल है तो, यानी कि घूमने वाला है या मोबाइल एलिमेंट्स है तो ये हो गया। इतना बस हमें ध्यान रखना है। अब देखिए सिंस ईच एलिमेंट हैज वन और मोर स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल रोल्स इन द प्लांट, in the absence of that element the plant will expected to exhibit certain morphological और biochemical symptom of that deficiency। तो सब हमने डिस्कस कर लिया है कैसे डिफिशियंसी सिम्टम हुआ तो उसमें चेंजेज आए, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेज आए, ठीक। तो इन सम केसेस द डिफिशियंसी सिम्टम विल क्लियरली रिफ्लेक्ट द फंक्शनल रोल ऑफ दैट एलिमेंट। तो सिंपल बात है। अब मान लीजिए डिफिशियंसी हुआ तो अरे डिफिशियंसी सिम्टम हुआ तो आप पता कर सकते हैं ना कि एलिमेंट की आखिर क्या फंक्शनल रोल है, ठीक है। तो ये यहाँ से सब क्लियर होता है, ठीक। जैसे एग्जांपल है येलोइंग है, क्लोरोसिस है, किसके कैरेक्टरिस्टिक है? सेवरल न्यूट्रिएंट डिफिशियंसीज के। अगर मान लीजिए कि इन केस ऑफ मैग्नीशियम डिफिशियंसी, ठीक है, मैग्नीशियम की डिफिशियंसी होती है तो प्लांट क्या होगा? येलो टर्न हो जाएगा बिकॉज इट इज अनेबल टू सिंथेसाइज द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। अब मैग्नीशियम उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। अगर प्लांट मान लीजिए येलो हो रहा है तो आप समझ जाए कि भाई वहां पे मैग्नीशियम की कमी है, ठीक है, और वहां पे ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल नहीं सिंथेसाइज हो पा रहा है। दूसरी केस यह है कि रिलेशनशिप बिटवीन डिफिशियंसी सिम्टम एंड फंक्शनल रोल ऑफ द एलिमेंट मे नॉट ऑलवेज बी सो स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ये इतना सीधा साधा नहीं है, बहुत ही मतलब कॉम्प्लेक्स है ये सब समझना। लेकिन आप एक डिफिशियंसी सिम्टम के आधार पे आप कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनके मतलब डुअल डिफिशियंसी सिम्टम है। अब एक डिफिशियंसी सिम्टम जिससे कि बहुत सारे एलिमेंट्स के लिए वो है, ठीक है। तो जो डिफिशियंसी सिम्टम है कुछ एलिमेंट्स के लिए वो कंसिस्टेंट नहीं है बिटवीन वन प्लांट एंड द नेक्स्ट। Nonetheless, for each element there are certain generalization। तो कुछ जनरल तो रहेंगे ही भाई, that can be made with respect to deficiency symptoms, and the deficiency symptoms also depend in part on the mobility of the element in the plant। तो ये मोबिलिटी भी हमने कंसेप्ट डिस्कस कर लिया है कि ओल्डर पार्ट में कब अपीयर होगा, यंगर पार्ट में कब अपीयर होगा। तो ये एलिमेंट्स आर मोबिलाइज्ड इन द प्लांट्स एंड एक्सपोर्टेड टू यंग डेवलपिंग टिश्यूज। डिफिशियंसी सिम्टम्स टेंड टू अपीयर फर्स्ट इन ओल्डर टिश्यूज, ठीक है। तो ये सबसे पहले ओल्डर टिश्यूज में अपीयर होती है। अदर एलिमेंट्स आर रिलेटिवली इमोबाइल वंस लोकेटेड इन ए टिश्यू, दे आर नॉट रेडली mobilized for use elsewhere। In this case the deficiency symptom tend to appear first in younger tissue। जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, ये आप देखेंगे थोड़ा भी पीछे जाएंगे तो ये हमने डिस्कस किया था यंगर प्लांट टिश्यू में कब अपीयर होगा? जब एलिमेंट्स इमोबाइल होगा। तो ये हमने बहुत ही अच्छे से पहले ही आपको बता दिया है। बाकी ये जो है ये यहाँ पे भी आप एक बार और समझ लें, ठीक है। तो ये क्या होगा अगर एलिमेंट्स रिलेटिवली इमोबाइल है, ठीक है, जैसा कि हमने शुरू में बात किया कि यंगर टिश्यू में अपीयर होंगे तो वंस लोकेटेड इन ए टिश्यू दे आर नॉट रेडली मोबिलाइज्ड फॉर यूज एल्सवेयर, ठीक है। तो इन दिस केस द डिफिशियंसी सिम्टम टेंड टू अपीयर फर्स्ट इन यंगर टिश्यू। तो यंगर टिश्यू में जो भी इमोबाइल थे वो हमने याद किया था कब, यानी कि आयरन, कैल्शियम और बोरोन। तो ये है, आप याद रख सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। Now we will review the functional role of the essential elements and in general terms morphological and biochemical abnormalities that result from their deficiency। तो अब हम आते हैं मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, उनके रोल, उनके डिफिशियंसी और टॉक्सिसिटी सिम्टम्स के बारे में। तो जो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इस डिस्कशन से एक्सक्लूडेड है बिकॉज दे आर रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रक्चरल बैकबोन ऑफ ऑल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उसके स्ट्रक्चरल बैकबोन की बात करें तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो उसके बारे में हम ये डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन ये डिफिशियंसी है कार्बन की, इससे क्या होता है तुरंत स्टार्वेशन हो जाएगा प्लांट का, और वाटर का अगर कमी होगी तो डेसिकेशन हो जाएगा। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कार्बन की कमी होती है, डिफिशियंसी होती है, तो उससे तुरंत
स्टार्वेशन हो जाएगा प्लांट का, और वाटर का कमी होता है, ठीक है, तो उससे हो जाएगा डेसिकेशन। तो ये है इंपॉर्टेंट इसके बारे में। अब हम बातें करते हैं जो भी इसेंशियल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनकी डिफिशियंसी से क्या होगा, ठीक है, तो उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नाइट्रोजन के बारे में। तो नाइट्रोजन है कंस्टिट्यूएंट ऑफ मेनी क्रिटिकल माइक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है, तो ये जितने भी बहुत सारे क्रिटिकल माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं उसका कंस्टिट्यूएंट है। तो हमने बात ही किया था इसेंशियलिटी में, या तो उसके बिना उसका जो नॉर्मल लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट नहीं होगा, और ये दूसरी बात ये थी कि एलिमेंट इटसेल्फ इज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट, ठीक है। तो ये है कि नाइट्रोजन जो है बहुत सारे क्रिटिकल माइक्रोमोलिक्यूल्स का ही मतलब कंस्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो जो एटमॉस्फेयर है अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 80% नाइट्रोजन है। ओनली सर्टेन प्रोकैरियोट स्पीसीज जैसे कि बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया कैन यूटिलाइज गैसियस नाइट्रोजन डायरेक्टली, और मोस्ट प्लांट्स हैं। अब इनका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है ये जानेंगे, रोल क्या है, डिफिशियंसी क्या है, टॉक्सिसिटी सिम्टम्स क्या है, ये सब हम बस अब इतना ही डिस्कस करना है इसमें, ठीक है। तो जो बहुत मोस्ट प्लांट है ये नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम सॉइल सॉल्यूशन प्राइमरली एज इनऑर्गेनिक नाइट्रेट आयन दैट इज NO3 ठीक है। तो दिस इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन बाय प्लांट्स, और फ्यू केसेज में अमोनियम आयन के रूप में भी इसको एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन वंस इन द प्लांट nitrate ion must be reduced to ammonium ion before it can be incorporated into amino acid, proteins and other nitrogenous organic molecules. जो नाइट्रोजन है ऑफन लिमिटिंग है एग्रीकल्चरल सिचुएशन में, ये लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में भी ये लाइन दी गई है, बहुत बार बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी भी गई है, ठीक है। तो मेनी प्लांट जैसे कि मेज हो गया, जिया मेज आर नोन एज हेवी फीडर्स and require heavy application of nitrogen fertilizer. The manufacture and distribution of nitrogen fertilizers for agriculture are in both energy and financial term and extremely costly process. ये बहुत ही costly process है, ठीक है। तो जो नाइट्रोजन है ये क्या इसका रोल है, तो नाइट्रोजन जो है कंस्टिट्यूएंट है बहुत सारे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स का, जिसमें प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, हार्मोन्स हो गया जैसे इंडोल 3 एसिडिक एसिड, साइटोकाइनिन, तो उन सब के कंस्टिट्यूएंट है। क्लोरोफिल का भी कंस्टिट्यूएंट है। और it should not be surprising that then that the most overt symptom of nitrogen deficiency are a slow, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टंटेड ग्रोथ एंड जनरल क्लोरोसिस ऑफ द लीव्स। क्लोरोसिस नाइट्रोजन की कमी से भी होता है। तो जो नाइट्रोजन है वेरी मोबाइल इन द प्लांट। तो मोबाइल एलिमेंट्स में हमने बात ही की थी कि नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और सल्फर, ये क्या है, मोबाइल एलिमेंट्स है। तो ये कहाँ पे अपीयर होगा, इन ओल्डर पार्ट्स और ओल्डर टिश्यूज, ठीक है। अब एज द ओल्डर लीव्स येलो एंड डाई, तो देखिए वहीं पे सिम्टम इसका अपीयर हो रहा है। तो जो नाइट्रोजन है ये मोबिलाइड होगा, अब मोबिलाइड होगा तो ओल्डर पार्ट्स में ये पहुंचेगा, ठीक है। तो लार्जली इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूबल amines and amides are exported from the older leaves to the younger, more rapidly developing leaves. Thus, the symptom of nitrogen deficiency generally appear first in the older leaves. ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इस पे आते हैं। और ये कंसेप्ट अगर आप समझ रहे हैं जो हमने शुरू में ही बात किया, डिफिशियंसी सिम्टम होगा तो यंगर पार्ट्स में कब अपीयर होगा, ओल्डर पार्ट्स में कब अपीयर होगा, सिंपली आपको एलिमेंट्स के नेम दे दिए जाए तो वहीं से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसा हमने अभी तक आपको बताया है, ठीक है। तो उसके हेल्प से आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो जो सिम्टम है ये जनरली सबसे पहले ओल्डर लीव्स में अपीयर होता है और डू नॉट ऑकर इन यंगर लीव्स अंटिल द डिफिशियंसी बिकम्स सीवियर। जब तक सीवियर कंडीशन नहीं होगी तब तक ये यंगर लीव्स में नहीं अपीयर होगा। तो एट दिस पॉइंट द ओल्डर लीव्स विल टर्न कंप्लीटली येलो और ब्राउन एंड फॉल ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो ये अगर ऐसा हुआ तो फिर जो ओल्डर लीव्स हैं ये पूरी तरह येलो और ब्राउन हो जाएंगे और गिर जाएंगे पेड़ से, ठीक है। तो condition of nitrogen stress will also lead to an accumulation of anthocyanin pigments in many species, contributing a purplish color to the stem, petioles and the underside of leaves. तो जो excess नाइट्रोजन है ये normally stimulate करता है abundant growth of the shoot system, favoring a high shoot to root ratio and will often delay the onset of flowering in agricultural and horticultural crops. इसको भी ये delay कर देता है flowering को। Similarly, a deficiency of nitrogen reduces shoot growth and stimulates early flowering. तो अगर इसकी deficiency होगी तो shoot growth को reduce कर देगा और early flowering को stimulate कर देगा। तो ये बहुत ही important lines है, जितनी भी हमने इस पीपीटी में कंसीडर किया और जितनी भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो ये सब के सब इम्पोर्टेंट है।
अगली बात यह है कि जो फास्फोरस है ये है पार्ट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड बैकबोन एंड हैज ए सेंट्रल फंक्शन इन intermediary metabolism. So let's discuss about the phosphorus, its role, deficiency symptom, toxicity symptoms and how it is absorbed in the soil solution. तो फास्फोरस जो है ये अवेलेबल होता है इन द soil solution primarily as the form of polyprotic phosphoric acid that is H3PO4. Next one is at a soil pH less than 6.8, the predominant form of phosphorus and the form most readily taken up by the root is the monovalent orthophosphate anion H2PO4 minus. तो ये है अगर pH लेस देन 6.8 है, बस सिंपली आप अगर इतना भी याद रखते हैं कि सॉइल सोल्यूशन में इसको एब्जॉर्ब किया जाता है फास्फोरिक एसिड दैट इज H3PO4 के फॉर्म में, ठीक है। अब बाकी pH अगर लेस देन 6.8 है, अगर 6.8 और 7.2 के बीच में है तो प्रीडोमिनेंट फॉर्म HPO4 माइनस है जो कि रेडली एब्जॉर्ब किया जाता है रूट्स के द्वारा। एल्कलाइन सॉल्यूशन में अगर pH ग्रेटर देन 7.2 है तो वैलेंट जो प्रीडोमिनेंट फॉर्म है ये ट्राईवैलेंट जो फॉर्म है ये है, जो कि इसेंशियली क्या होता है, नॉट अवेलेबल होता है ऑप्टेक बाय प्लांट्स के लिए। तो ये इतना डीप में जाना जरूरी नहीं है, बस सिंपली आप याद रखें कि डिफरेंट पीएच पे इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है ये अलग अलग होता है, डिफरेंट आयन एब्जॉर्ब होते हैं, लेकिन जो सॉइल सोल्यूशन में जो प्राइमरली जो प्रीडोमिनेंट फॉर्म एब्जॉर्ब की जाती है वो फॉस्फोरिक एसिड फॉर्म है, ठीक है। न्यूट्रल पीएच पे जो फास्फोरस है इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है विथ एल्युमिनियम एंड आयरन, while in basic soil calcium and magnesium complexes will precipitate the phosphorus। तो ये सब कंडीशन है बिकॉज ऐसा इसलिए होता है कि जो इनसॉल्युबल फॉस्फेट है आर ओनली वेरी स्लोली रिलीज इन द सॉइल सॉल्यूशन, फास्फोरस इज ऑलवेज लिमिटेड इन हाईली कैल्सरस सॉइल। On the organic phosphorus must first be converted to an inorganic form by the action of soil microorganisms। पहले ये soil जो microorganisms है पहले इसको तो organic से inorganic में convert करते हैं through the action of phosphatase enzymes released by the roots before it is available for uptake। uptake से लिए available होने से पहले ऐसा ऐसा होता है, ठीक है, उसको convert किया जाता है inorganic form में soil microorganisms के द्वारा phosphatase enzyme के help से, ठीक है। और इसके साथ ही प्लांट मस्ट compete with the soil microflora for the small amount of phosphorus that are available for these sorts of region। phosphorus rather than nitrogen is most commonly the limiting element in natural ecosystem। ठीक है, अभी हमने बात किया था कि जो नाइट्रोजन है एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम में क्या है, लिमिटिंग है, लेकिन जो इस वजह से जो हमने जितने भी रीजन पढ़े अभी तक फास्फोरस में, इसको कंसीडर किया जाता है द लिमिटिंग एलिमेंट इन नेचुरल इकोसिस्टम। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिमिटिंग एलिमेंट इन नेचुरल इकोसिस्टम, एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम, ये सब हम डिस्कस करते जा रहे हैं और एक एक लाइन इसमें सब के सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। And the one of the more successful strategies developed by plants for increasing the uptake of phosphorus is formation of intimate association between roots and soil fungi called mycorrhiza। माइक्रोराइजा एसोसिएशन आपने पढ़ा होगा इसको 11th या 12th में, ठीक है, 11th में ही पढ़ा होगा इसको, जो कि रूट्स और सॉइल फंजाई के बीच में एसोसिएशन होता है। माइक्रोराइजा में एक्टो माइक्रोराइजा, इंडो माइक्रोराइजा, ये सब आते हैं जिसके बारे में और डिटेल्स में पढ़ना होता है हमें, ठीक है। तो प्लांट्स की बात करते हैं तो फास्फोरस फाउंड लार्जली एज फॉस्फेट ईस्टर्स इंक्लूडिंग द सुगर फॉस्फेट्स which plays such an important role in the photosynthesis and intermediary metabolism। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और बाकी जो इंपॉर्टेंट फॉस्फेट एस्टर्स हैं आर द न्यूक्लियोटाइड्स दैट मेक अप डीएनए एंड आरएनए एज वेल एज द फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन्स। तो ये सब इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक। And the phosphorus in the form of nucleotides that is ATP, ADP as well as inorganic phosphate, phosphorylated sugars and phosphorylated organic acid also plays an integral role in the energy metabolism of cell। तो ये एनर्जी मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, फोटोसिंथेसिस में, इंटरमीडियरी मेटाबॉलिज्म में। और सबसे मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक मैनिफेस्टेशन ऑफ फास्फोरस डिफिशियंसी इज एन इंटेंस ग्रीन कलरेशन ऑफ द लीव्स। नाइट्रोजन क्या हुआ था, येलो कलरेशन हो गया था, ठीक है, और यो कहाँ पे हो रहा था, ओल्डर पार्ट्स में, ठीक है। तो इन द एक्सट्रीम द लीव्स में बिकम माल फॉर्म्ड एंड एग्जिबिट नेक्रोटिक स्पॉट्स। तो ये नेक्रोटिक स्पॉट्स भी इसमें पाए जाते हैं। यहाँ पे इंटेंस ग्रीन कलरेशन हो जाता है लीव्स का इसकी डिफिशियंसी से। तो ये हो गया डिफिशियंसी सिम्टम्स। और कुछ केसेस में द
Blue and purple anthocyanin pigments also accumulate, giving the leaves a dark greenish purple color. Like nitrogen, phosphorus is readily mobilized and redistributed in the plant, leading to rapid senescence and death of the older leaves. यहाँ भी वही है, ये हमने शुरू में ही बातें कर ली हैं, जो हमने 5-6 एलिमेंट्स बताए हैं वो सब अपीयर हुए हैं ओल्डर पार्ट्स में, आगे भी यही रहेगा सारा का सारा, ठीक है। और जो यंगर पार्ट्स में अपीयर होते हैं उनके लिए हमने एक शॉर्ट टेक्स्ट निमोनिक्स बता ही दिया है, फेकअप वहां से आप याद करके सिंपली आप बिना कुछ जाने आप एलिमेंट्स देख के बता सकते हैं ये कहाँ पे अपीयर होगा, किसकी कौन से लीव्स की डेथ करेगा, ठीक है। तो ओल्डर लीव्स जो है उनके सेनेसेंस, रैपिड सेनेसेंस और डेथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जिससे कि डेथ हो जाता है। और जो स्टेम है यूजुअली शॉर्टेंड एंड स्लेंडर एंड यार्ड ऑफ फ्रूट्स एंड सीड इज मार्केटली रिड्यूस्ड। वहां पे क्या हुआ था, फ्लोरिंग को डिले किया था, ठीक है, और यहाँ पे रिड्यूस कर दिया है यार्ड ऑफ फ्रूट एंड सीड को। तो ये नाइट्रोजन फास्फोरस में ये आपको समझना है, ठीक। और जब एक्सेस ऑफ फास्फोरस हो जाता है, एक्सेस हो जाता है फास्फोरस का, तो अपोजिट इफेक्ट हो जाता है नाइट्रोजन, इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन इन दैट इट प्रीफरेंशियली स्टिमुलेट्स ग्रोथ ऑफ रूट्स ओवर शूट। वहां पे शूट टू रूट ग्रोथ रेशियो, दस रिड्यूसिंग द शूट रूट रेशियो। तो यहाँ नाइट्रोजन में भी ये बातें हमने पढ़ी थी, यहाँ भी हम ये बातें पढ़ रहे हैं। तो जब हम उसको और इसको जोड़ के पढ़ेंगे, जो भी चीजें हम उसको कोरिलेट करके पढ़ेंगे, तो बहुत ही आसानी से हम सारी चीजें समझ पाएंगे। And the fertilizers with a high phosphorus content such as bone meal are often applied when transplanting perennial plants in order to encourage establishment of a strong root system। तो ये सब इसमें जो भी था फास्फोरस में इंपॉर्टेंट। अब हम बात करने वाले हैं पोटेशियम के बारे में। तो पोटेशियम जो है एक्टिवेट करता है एंजाइम्स एंड फंक्शन इन ऑस्मो रेगुलेशन। तो ऑस्मो रेगुलेशन में पोटेशियम इंपॉर्टेंट है। अब ये कैसे क्या करता है, क्या रोल प्ले करता है, इसकी डिफिशियंसी सिम्टम्स क्या है, टॉक्सिसिटी सिम्टम्स क्या है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। जो पोटेशियम आयन है मोस्ट अबंडेंट सेलुलर केटायन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहली लाइन ही। एंड सो इज रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट्स बाय मोस्ट प्लांट्स एंड इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस पोटेशियम इज यूजुअली प्रोवाइडेड एज पोटास। पोटास आपने सुना होगा, एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है, ठीक है। पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3, and this potassium is frequently deficient in sandy soil because of its high solubility and ease with which potassium ion leaches out of sandy soil। सैंडी सॉइल से आसानी से ये पोटेशियम आयन लीच आउट हो जाता है, इसलिए यहाँ पे पोटेशियम जो है फ्रीक्वेंटली डिफिशियंट होता है सैंडी सॉइल, ठीक है। और जो पोटेशियम है एक्टिवेटर है फॉर ए नंबर ऑफ एंजाइम्स, मोस्ट नोटेबली दोज इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो पोटेशियम है बहुत सारे एंजाइम्स के लिए एक्टिवेटर है, जैसे कि आप फोटोसिंथेसिस में जो इन्वॉल्व होते हैं, रेस्पिरेशन में, स्टार्च और प्रोटीन सिंथेसिस जो है ये भी अफेक्टेड होते हैं, किससे, प्रोटीन डिफिशियंसी से, पोटेशियम डिफिशियंसी से, ठीक है। जो पोटेशियम है ये सर्व करता है इंपॉर्टेंट फंक्शन इन रेगुलेटिंग द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ सेल। ये हमने हेडिंग में ही पढ़ा कि ये ऑस्मो रेगुलेशन में, तो जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है सेल का उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है पोटेशियम। एज एन ऑस्मो रेगुलेटर पोटेशियम इज अ प्रिंसिपल फैक्टर इन प्लांट मूवमेंट। इट इज अ प्रिंसिपल फैक्टर इन प्लांट मूवमेंट सच एज द ओपनिंग एंड क्लोजर ऑफ स्टोमेटल गार्ड सेल्स एंड स्लीप मूवमेंट्स और डेली चेंजेस इन द ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स। तो ये सब के सब इंपॉर्टेंट है, इसमें जितनी भी लाइन पीपीटी में यूज की गई है सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड बिकॉज इट इज हाईली मोबाइल, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, पोटेशियम इज आल्सो अ मोबाइल एलिमेंट्स, ठीक है, एंड इट अपीयर इन older tissues, so it is highly mobile. Potassium also serves to balance the charge of both diffusible and non diffusible anions। तो ये इसको भी मेंटेन करता है, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल गार्ड सेल को, स्लीप मूवमेंट को, डेली चेंजेस इन ओरिएंटेशन ऑफ लिप्स को, एक्टिवेटर है बहुत सारे एंजाइम्स के लिए जैसे कि जो कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं, मोस्ट अबंडेंट सेलुलर केटायन है, ऑस्मो रेगुलेशन को रेगुलेट करता है, ठीक है। और अनलाइक अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पोटेशियम इज नॉट स्ट्रक्चरली बाउंड इन द प्लांट। जैसा कि हमने शुरू में ही बात किया था कि जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है ये कैटालिटिक रोल और रेगुलेटर रोल प्ले करते हैं। लेकिन अनलाइक अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पोटेशियम जो है स्ट्रक्चरली बाउंड नहीं है प्लांट में, ठीक है। बट लाइक नाइट्रोजन और फास्फोरस इट इज हाईली मोबाइल। तो नाइट्रोजन फास्फोरस में जो अब तक हमने पढ़ा दोनों के दोनों मोबाइल थे, एंड दिस इज आल्सो मोबाइल, हाईली मोबाइल, ठीक है।
सो डिफिशियंसी सिम्टम फर्स्ट अपीयर इन ओल्डर टिश्यू, ये अगर आपने समझ लिया तो बहुत ही आसान होने वाला है ये जितनी भी डिस्कशन है, ठीक है, ये ऐसे भी आसान है और ज्यादा आसान हो जाएगी अगर आपने जो हमने टेबल आपको बताया, जो चार्ट फ्लो से हमने बताया कि डिफिशियंसी सिम्टम होगा तो ओल्डर टिश्यू में कब होगा, यंगर टिश्यू में कब होगा। तो देखिए हाईली मोबाइल है तो इसकी जो डिफिशियंसी सिम्टम है ये सबसे पहले कहाँ पे ओल्डर लिप्स में अपीयर होगी, जो कि कैरेक्टरिस्टिकली क्या होगा वहां पे मोटलिंग और क्लोरोसिस और नेक्रोटिक लेसन वहां पे लीफ मार्जिन पे बनेंगे। तो ये सब बहुत ही सिंपल चीजें हैं। मोनोकोटिलिडनस प्लांट्स में स्पेशली मेज और अदर सीरियल्स हो गए, जो नेक्रोटिक लेसन्स जो बनते हैं एट द ओल्डर टिप्स ऑफ द लीव्स एंड ग्रेजुअली progress along the margins to the younger cells near the leaf base. And the stems are shortened and weakened and susceptible to root rotting fungi is increased. अब भाई जब बीमार पड़ जाएगा तो उसमें तो भाई ससेप्टेबल हो ही जाएगा, ठीक है, तो फंजाई इन सब के लिए बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। एंड दिस रिजल्ट इज दैट पोटेशियम डिफिशिएंट प्लांट्स आर इजिली लॉस्ट। ठीक है, अगली बात करते हैं सल्फर के। तो ये इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है प्रोटीन्स का है, कोएंजाइम्स का एंड विटामिन के। तो जो सेवरल फॉर्म्स हैं सल्फर का मॉइस्ट सॉइल में पाए जाते हैं, जैसे कि आयरन सल्फाइड हो गया, एलिमेंटल सल्फर सल्फर हो गया। सल्फर जो है प्लांट्स द्वारा टेकन होता है जो डाइवेलेंट सल्फेट आयन के फॉर्म में, ठीक है। तो जो डाइवेलेंट सल्फेट आयन है उस फॉर्म में इसको प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, टेक अप करते हैं, ठीक है। तो जो सल्फर डिफिशियंसी है ये कॉमन प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज देयर आर न्यूमरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग सल्फाइड्स और डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड्स। In addition, heavy consumption of fossil fuels in industry as well as natural phenomena such as geysers, hot sulfur springs and volcanoes together contribute large amount of sulfur oxides, that is SO2, SO3 to the atmosphere. Indeed, it is often difficult to demonstrate sulfur deficiency in greenhouse in industrial areas because of the high concentration of airborne sulfur। ठीक है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है सल्फर क्या है, कंस्टिट्यूएंट है विटामिन थियामीन का और बायोटीन का और कोएंजाइम ए का, जो कि इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है रेस्पिरेशन एंड फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म। तो सल्फर के बारे में हमें ये ध्यान रखना है कि ये कंस्टिट्यूएंट है विटामिन थियामिन, बायोटीन, कोएंजाइम ए का और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है रेस्पिरेशन और फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म का। इन द फॉर्म ऑफ आयरन सल्फर प्रोटीन सच एज फेरेडॉक्सिन, it is important in electron transfer reaction of photosynthesis and nitrogen fixation. And the most important is the sulfur containing thiocyanates and isothiocyanates, also known as mustard oil. This is very important. Are responsible for the pungent flavor of mustard। जो मस्टर्ड का pungent flavor होता है उसके लिए responsible होता है जो सल्फर में पाया जाता है थायोसाइनेट्स एंड आइसोथायोसाइनेट्स, जिसको मस्टर्ड ऑयल भी कहते हैं, ठीक है। ये जो पुंजेंट फ्लेवर होता है मस्टर्ड का, कैबेज का, टर्निप का, ठीक है, हर्स रेडिस का एंड अदर प्लांट्स ऑफ द फैमिली, ब्रेसिकेसी फैमिली के जो भी प्लांट्स हैं उनके लिए, ठीक है। तो उनका जो पुंजेंट फ्लेवर होता है उसके लिए भी ये जो सल्फर में थायोसाइनेट्स आइसोथाइनेट्स पाए जाते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मस्टर्ड ऑयल्स मेनी स्पीसीज ऑफ ब्रेसिकेसी प्रूव फेटल टू लाइव स्टॉक दैट ग्रेज ऑन देम। अब ये जो होते हैं मस्टर्ड ऑयल के प्रेजेंस से, आप जैसे मान लीजिए कि ब्रेसिकेसी जो है बहुत सारी इनकी स्पीसीज हैं जो लाइव स्टॉक हैं उनके लिए, ग्रेजिंग एनिमल्स हैं उनके लिए क्या है, फेटल है, क्योंकि जो मस्टर्ड ऑयल है ऑल्सो अपीयर टू सर्व एज ए डिफेंस अगेंस्ट इंसेक्ट हर्बिवोरी। तो इनके लिए ये क्या है, डिफेंस है, पॉइजनस है, इसलिए ये जब मान लीजिए उसको चरेंगे तो भाई सिंपल सी बात है पॉइजन उनके शरीर में जाएगा, उनको उनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। अब सल्फर डिफिशियंसी की बात करते हैं। लाइक नाइट्रोजन रिजल्ट्स इन जनरलाइज्ड क्लोरोसिस ऑफ लीव्स। अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं सब में क्लोरोसिस, नेक्रोसिस ये सब चीजें कॉमन है सराउंडिंग द वेस्कुलर बंडल्स, ठीक है। This is due to the reduced protein synthesis rather than a direct impairment of chlorophyll synthesis. However, chlorophyll is stabilized by binding to protein in the chloroplast membranes. With impaired protein synthesis, the ability to form a stable chlorophyll protein complexes is also impaired. तो ये क्या रीजन है इसका, ये भी हमने जाना, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, तो डाइवैलेंट सल्फेट आयन के फॉर्म में होता है, ठीक है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कंस्टिट्यूएंट है विटामिन थियामिन, बायोटीन, कोएंजाइम ए का, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है रेस्पिरेशन और फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म का, ठीक है। अब किस फॉर्म में इसका क्या वर्क होता है, फेराडॉक्सिन जैसे आयरन सल्फर प्रोटीन में, तो इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है फोटोसिंथेसिस और नाइट्रोजन फिक्सेशन में। अब मस्टर्ड ऑयल ये जो है पुंजेंट ऑर्डर जो होता है फ्लेवर होता है मस्टर्ड का, कैबेज का, जो
ब्रेसिकेसी फैमिली के प्लांट्स हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ये जो है एक डिफेंस है इंसेक्ट हर्बिवोरी के अगेंस्ट, तो जो ये इसकी वजह से क्या होता है कि पॉइजनस होता है। तो अब इसमें जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं ग्रेज करेंगे तो फिर क्या होगा, उनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। अब सल्फर डिफिशियंसी इनमें क्या होता है, इसके वजह से जो नाइट्रोजन है, जनरलाइट क्लोरोसिस ऑफ द लीफ है, जैसे कि नाइट्रोजन में होता था वैसे यहाँ भी है टिश्यू और सराउंडिंग वेस्कुलर बंडल में ये होता है। तो ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे एब्जॉर्प्शन होता है, रोल क्या है, डिफिशियंसी सिम्टम्स क्या है, ठीक है, टॉक्सिसिटी सिम्टम्स क्या है, ये सब, ठीक है। अब ये हो गया कि अनलाइक नाइट्रोजन हाउएवर सल्फर इज नॉट रेडली मोबिलाइज्ड, ठीक है। तो ये जो सल्फर है ये रेडली मोबिलाइज नहीं है मोस्ट स्पीसीज में, एंड द सिम्टम्स टेंड टू ऑकर इनिशियली इन द यंगर लीव्स। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमने बताया था फेकब यानी कि आयरन, कैल्शियम और बोरोन। तो ये जो सल्फर है, ठीक है, इसमें स्टार मार्क इसलिए है क्योंकि ये जो है मतलब बहुत सारे ऐसे स्पीसीज हैं जहाँ पे ये ओल्डर पार्ट्स में भी अपीयर होता है, ठीक है, और कुछ में यंगर लिस्ट में भी अपीयर होता है। तो ये है कि जो अनलाइक नाइट्रोजन, जैसे क्या नाइट्रोजन क्या था ओल्डर पार्ट्स में अपीयर होता था, ठीक है। जो सल्फर है नॉट रेडली मोबिलाइड इन मोस्ट स्पीसीज, ये बहुत सारी स्पीसीज हैं जहाँ पे ये मोबिलाइड नहीं होता है, और ये सिम्टम जो है ऑकर इनिशियली इन द यंगर लीव्स। अब मोबिलाइज नहीं होता यानी कि इमोबाइल है, तो ये बहुत केसेज में ऐसा होता है कि यंगर लीव्स में इसके सिम्टम दिख जाए। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फेकअप जो आयरन, कैल्शियम, बोरोन के अलावा सल्फर को भी आपको ध्यान रखना है। और लेकिन वहां पे जो नाइट्रोजन हमने बताया था, ठीक है, पोटेशियम, मैग्नीशियम और ये जो हमने एग्जाम्पल बताए थे वो ओल्डर पार्ट्स में ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो मोबाइल एलिमेंट्स है, ठीक। आगे बात करते हैं कैल्शियम के बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट है सेल डिवीजन में, सेल एडेशन में और एज अ सेकंड मैसेंजर। ये जो जनरल पॉइंट्स है ये हमने शुरू में भी डिस्कस कर लिया, बाकी इसमें डीप में यही है कि ये डाइवेलेंट कैटायन के फॉर्म में टेकअप किया जाता है और ये अबंडेंट है मोस्ट सॉइल्स एंड इट्स सेल्डम डिफिशिएंट अंडर नेचुरल कंडीशन। तो ये बहुत ही ज्यादा कदा ही ये डिफिशिएंट होता है नेचुरल कंडीशन में, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है डिवाइडिंग सेल्स फॉर टू रीजन्स, एंड व्हाट दीज रीजन्स आर, इट प्लेज अ रोल इन द माइटोटिक स्पिंडल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये माइटोटिक स्पिंडल ड्यूरिंग सेल डिवीजन, एंड इट फॉर्म्स कैल्शियम पैक्टेट्स इन द मिडिल लेमला ऑफ द सेल प्लेट दैट फाउंड फॉर्म्स बिटवीन डाउटर सेल। ये दोनों के दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम पैक्टेट मिडिल लेमला में, ठीक है, और माइटोटिक स्पिंडल ड्यूरिंग सेल डिवीजन में ये रोल प्ले करता है। एंड इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द फिजिकल इंटीग्रिटी एंड नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द मेम्ब्रेन, physical integrity and normal functioning of membrane, and has been implicated as a second messenger इन अ वैरायटी ऑफ हार्मोनल एंड इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सेज। तो यहाँ पे जो भी लाइंस हैं इस पीपीटी में जो भी लाइंस हैं ये सब के सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड मैसेंजर, एज अ सेकंड मैसेंजर इन्वॉल्व इन प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन, एंड दिस कैल्शियम आयन इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन रेगुलेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ नंबर ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ एंजाइम्स में बिकॉज ऑफ इट्स रोल इन डिवाइडिंग सेल, जो हमने शुरू में बात किया माइटोटिक स्पिंडल ड्यूरिंग सेल डिवीजन में रोल प्ले करता है। जो इसका डिफिशियंसी सिम्टम है ये कैरेक्टराइज होता है अपीयर इन द मेरिस्टेमेटिक रीजन वेयर सेल डिवीजन इज ऑकरिंग। तब सेल डिवीजन में ये रोल प्ले करता है। तो सिंपल बात है कि सेल डिवीजन अगर ये नहीं होगा तो इसका डिफिशियंसी सिम्टम वहीं पे अपीयर होगा। तो सेल डिवीजन कहाँ होता है मेरिस्टेमेटिक रीजन में, तो वहीं पे ये अपीयर होगा, ठीक है। और जहाँ पे न्यू सेल वाला बीइंग लेड बिकॉज ये मिडिल लेमला में भी ये कैल्शियम पैक्टेट बनाता है, ठीक है, सेल प्लेट जो फॉर्म होते हैं दो डाउटर सेल के बीच में, तो वहां पे भी पाया जाएगा। जो यंग लीव्स है आर टिपिकली डिफॉर्म्ड एंड नेक्रोटिक, एंड इन एक्सट्रीम केसेस डेथ ऑफ मेरिस्टेम इंश्योर्स। अब ये जो है यंग लीव्स, ये यहाँ से आप ये समझे क्योंकि हमने बात की थी फेकअव, ये हम बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको हमेशा याद हो जाए। तो ये कैल्शियम है, ये क्या हो गया इमोबाइल एलिमेंट्स है, तो कहाँ पे अपीयर होगा यंगर लीव्स में। तो यही यंग लीव्स जो है टिपिकली डिफॉर्म्ड और नेक्रोटिक होते हैं और एक्सट्रीम केसेस में मेरिस्टेम का जो इंश्यूज है वो डेथ, ठीक है। सॉल्यूशन कल्चर में कैल्शियम डिफिशियंसी जो है रिजल्ट्स इन पुअर ग्रोथ रूट, रूट ग्रोथ पुअर हो जाता है और रूट जो होते हैं डिस्कलर्ड हो जाते हैं, स्लिपरी हो जाते हैं टू द टच बिकॉज ऑफ डिटेरियोरेशन ऑफ द मिडिल लेमला। अब देखिए मिडिल लेमला सेल डिवीजन से रिलेटेड, अब जो भी एलिमेंट्स हैं जिसमें रोल प्ले करते हैं अगर उनकी डिफिशियंसी होती है तो वही खराब होगा, वहीं पे कमी आएगी। तो यह सेल डिवीजन में रोल प्ले करता था, मिडिल लेमला में इसके रोल थे, ठीक है, तो वहां पे इफेक्ट करेगा, ठीक है। And this calcium is relatively immobile and the symptom typically appear in the youngest tissue part। ये हमने बहुत ही पहले
इसका कंसेप्ट क्लियर कर लिया है। ठीक है, तो यह है कैल्शियम रिलेटिवली इमोबाइल है और इसके जो सिम्टम है अपीयर होते हैं यंगेस्ट टिश्यू पहली बार। ठीक है, नेक्स्ट है जो मैग्नीशियम है, ये कंस्टिट्यूएंट है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एंड एन इंपॉर्टेंट रेगुलेटर ऑफ एंजाइम रिएक्शन। तो जैसे कि कैल्शियम है, मैग्नीशियम भी डाइवेलेंट कैटायन के फॉर्म में टेकअप होता है। ठीक है, और जो मैग्नीशियम है जनरली लेस एबंडेंट इन सॉइल में, और वहां पे कैल्शियम जो था मोर एबंडेंट था, और ये लिखा भी गया है यहाँ पे जनरली लेस एबंडेंट इन सॉइल देन कैल्शियम बट इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन रिलेटिवली लार्ज क्वांटिटीज। तो ये यहाँ पे अंतर है, प्लांट्स द्वारा ये लार्ज क्वांटिटीज में रिक्वायर्ड होता है, और जो मैग्नीशियम डिफिशियंसीज है मोस्ट लाइकली इन स्ट्रांगली एसिड एंड सैंडी सॉइल्स। तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम है सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शन इन द प्लांट, that is the largest proportion is found in porphyrin moiety of the chlorophyll molecule। ये आपको क्लोरोफिल जो है उसमें स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है, रेगुलेटरी रोल भी प्ले करता है, तो ये सब हम जानेंगे। ठीक है, तो जो लार्जेस्ट प्रोपोर्शन है ये पाया जाता है पोरफायरिन मोइटी ऑफ द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू स्टेबलाइज राइबोसोम स्ट्रक्चर एंड इज इन्वॉल्व एज एन एक्टिवेटर फॉर न्यूमरस क्रिटिकल एंजाइम्स। तो ये एक्टिवेटर की रोल भी प्ले करता है, स्टेबलाइज करता है राइबोसोम स्ट्रक्चर को, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को। जो पोरफायरिन मोइटी है वहां पे इसका लार्जेस्ट प्रोपोर्शन पाया जाता है, और ये क्रिटिकल टू रिएक्शंस इन्वॉल्विंग एटीपी, जहां पे ये सर्व टू लिंक द एटीपी मॉलिक्यूल टू द एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम तक ये लिंक करता है। तो ये भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो गया। ठीक है, और जिस मैग्नीशियम आयन इज ऑल्सो एन एक्टिवेटर फॉर बोथ राइबोलूज बाइफॉस्फेटेट, ठीक है, कार्बोक्सिलेज एंड फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। तो ये एक्टिवेटर है दोनों के लिए, जो कि बहुत ही क्रिटिकल एंजाइम्स है फोटोसिंथेटिक कार्बन फिक्सेशन में। तो दिस इज एक्टिवेटर बोथ राइबोल्यूज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिटिकल एंजाइम्स है फोटोसिंथेटिक कार्बन फिक्सेशन में। And the first and most pronounced symptom of magnesium deficiency is chlorosis due to breakdown of chlorophyll। तो ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता था। ठीक है, तो इसकी वजह से तो इशू होगा ही, क्लोरोसिस होगा। ठीक है, ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ क्लोरोफिल इन द लेमिना ऑफ द लीफ दैट लाई बिटवीन द वेन्स, and the chloroplasts in the region of the veins are for some reason less susceptible to magnesium deficiency and retain their chlorophyll much longer। तो ये है, and this magnesium is quite mobile। ये भी है, ये मोबाइल है। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया ही है, और तो ये रेडली विड्रॉन होगा ओल्डर लीफ से और ट्रांसपोर्टेड होगा यंगर लीव्स दैट आर मोर एक्टिवली ग्रोइंग एंड सिंथेसाइजिंग क्लोरोफिल। तो ये है मैग्नीशियम के बारे में पूरा डिटेल्स। ठीक है, एंड consequently chlorosis due to magnesium deficiency is at least initially most pronounced in the older leaf। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये हमने बहुत पहले इसका कंसेप्ट क्लियर कर लिया है। ठीक है, तो जिसमें हमने बात किया था सोडियम हो गया, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये सब क्या है मोबाइल एलिमेंट्स हैं, तो ये ओल्डर लिस्ट में ये अपीयर होंगे। ठीक है, and this next one is iron is required for chlorophyll synthesis and electron transfer reaction। तो इसके बारे में जानते हैं। तो जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं आयरन इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन द लार्जेस्ट अमाउंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट है उनमें जो आयरन है ये प्लांट्स द्वारा सबसे ज्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, एंड दिस आयरन में बी टेकन अप एज आइदर फेरिक और फेरस आयन, although the latter is more common due to its greater solubility। अब जो बाद वाला है, ठीक है, फेरस आयन, ये ज्यादा कॉमन है क्योंकि इसकी सोलुबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, तो वही सबसे ज्यादा अपटेक होता है। इंपॉर्टेंस आयरन रिलेटेड टू टू इंपॉर्टेंट फंक्शन इन द प्लांट। पहला ये है कि ये पार्ट है कैटालिटिक ग्रुप का फॉर मेनी रेडॉक्स एंजाइम, catalytic group for many redox enzyme, and it is required for synthesis of chlorophyll। Important redox enzyme includes the heme containing cytochrome and non-heme iron sulfur proteins, that is risque proteins, ferredoxin, photosystem first that involved in photosynthesis, respiration and nitrogen fixation। तो ये देखिए मेजर जो भी यूनिट्स हैं उस सब में ये प्ले कर रहा है, रोल इन्वॉल्व हो रहा है। जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया, रेस्पिरेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, इन सब में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और ये सबसे ज्यादा अमाउंट में प्लांट्स द्वारा रिक्वायर्ड होता है अमॉन्ग ऑल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो ये इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और आयरन इज ऑल्सो ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेवरल ऑक्सीडेज एंजाइम सच एज कैटालेज एंड परऑक्सीडेज। तो ये है सेवरल ऑक्सीडेज एंजाइम जैसे कैटालेज, परऑक्सीडेज हो गए,
Instead, the iron requirement may be related to a more general need for iron in the synthesis of the chloroplast constituent, especially the electron transport proteins. And the iron is not a constituent of the chlorophyll molecule itself. देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ कंस्टिट्यूएंट ही नहीं है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का. एंड इट्स प्रिसाइज रोल इन क्लोरोफिल सिंथेसिस रिमेन्स समव्हाट ऑफ अ मिस्ट्री. ये कोई रहस्य नहीं है कि ये मतलब not a constituent of chlorophyll molecule itself, and its precise role in chlorophyll synthesis somewhat of a mystery. There is, for example, no definitive evidence that any of the enzymes involved in chlorophyll synthesis are iron dependent. ये mystery इसलिए है क्योंकि ऐसा कोई एग्जाम्पल और मतलब कोई भी डिफिनिटिव एविडेंस नहीं है कि इसके जो भी इंजाइम्स हैं क्लोरोफिल सिंथेसिस में जो इन्वॉल्व होते हैं आयरन डिपेंडेंट है. लेकिन इतना तो इम्पोर्टेंट है कि आयरन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन प्लांट में प्ले करता है. ठीक है, और ये सबसे लार्जेस्ट अमाउंट में प्लांट में रिक्वायर्ड होता है अमंग ऑल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. ठीक है, और ये कैटालिटिक ग्रुप जितने भी हैं रेडॉक्स एंजाइम में और क्लोरोफिल सिंथेसिस में हेल्प करता है. रेडॉक्स एंजाइम जो होते हैं हिम कंटेनिंग नॉन हिम कंटेनिंग उन सब में फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन्वॉल्व होता है. इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है सेवरल ऑक्सीडेज एंजाइम जैसे कैटालेज पेरोक्सीडेज का, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और जो डिफिशियंसी है लीड टू ए साइमल्टेनियस लॉस ऑफ क्लोरोफिल. जब इसकी डिफिशियंसी होगी तो क्लोरोफिल का लॉस होगा और डीजेनरेशन होगा क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर का. ठीक है, दिस क्लोरोसिस अपीयर फर्स्ट इन द इंटरवेनाइलर रीजन ऑफ द यंगेस्ट लीफ. ये भी हमने डिस्कस कर लिया है क्योंकि जो फेकअप ये जो हमने निमोनिक्स बताई थी यहाँ पे आप देखेंगे कि आयरन जो है ये क्या है इमोबाइल है, तो यंगर प्लांट्स में अपीयर होगा. तो वही बात है यहाँ पे लिखी गई है. अब रीजन ये है कि मोबिलिटी ऑफ आयरन इन द प्लांट्स इज वेरी लो. सिंपल बात है इमोबाइल है and is not easily be drawn from the older leaves, and it may progress to the veins, and if the deficiency is severe enough the very small leaves may actually turn white. तो और ये डिफिशियंसी लगातार बढ़ते जा रही है सीवियर होगी तो उस कंडीशन में जो लिप्स होंगे ये व्हाइट हो जाएंगे. तो ये है आयरन की डिफिशियंसी से होने वाले जो भी सिम्टम्स हैं वो सब. ठीक है, तो आयरन डिफिशियंसी क्या करता है बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल और बायोकेमिकल चेंजेस इंड्यूस करता है इन द रूट्स ऑफ डाइकॉट एंड नॉन ग्रेमिनेशियस मोनोकॉट्स. तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आयरन के बारे में. अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है बोरोन. एंड दिस बोरोन अपीयर्स टू हैव अ रोल इन सेल डिवीजन. सेल डिवीजन में एक और रोल था जो माइटोटिक स्पिंडल में रोल था कैल्शियम. ठीक है, और इलोंगेशन एंड कंट्रीब्यूट्स टू द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ द सेल वॉल. इसके बारे में जानते हैं क्या क्या इसके रोल है. तो एक्वस सॉल्यूशन में बोरोन जो है प्रेजेंट होता है बोरिक एसिड के फॉर्म में, और फिजियोलॉजिकल पीएच की बात करते हैं लेस देन 8. इट इज फाउंड प्रीडोमिनेंटली इन द अनडिसोसिएटेड फॉर्म which is preferred for uptake by roots. तो यही प्रीफर किया जाता है जब वो अनडिसोसिएटेड फॉर्म में होता है. With respect to its biochemical and physiological role, boron is perhaps the least understood of all the micronutrients. जितने भी micronutrients हैं उसमें सबसे कम वैल्यू इसी को दी गई है. अब there is for example no solid evidence. अब कोई solid evidence नहीं है for involvement of boron with a specific enzymes either structurally or as an activator. Indeed, most of what we know about the role of boron is based entirely on studies of what happens to plant when boron is withheld. ठीक है, तो किसी की भी बारे में जानना है, ठीक है, या उसके कमी के बारे में पता करना है कि अरे उसके बिना मेरा काम चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो आप उससे काम मत लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा. तो वही बोरोन के साथ भी किया गया. तो कुछ एविडेंस आया नहीं कि आखिर ये क्या स्ट्रक्चरल है एक्टिवेटर है. तो इसके लिए क्या किया गया कि इसकी स्टडी की गई जहाँ पे प्लांट्स को ऐसा चेक किया गया उसमें से बोरोन को मतलब बोरोन नहीं दिया गया, विथहेल्ड कर दिया गया, रोक दिया गया. तो वहां पे पता किया कि अच्छा इससे क्या कमी होती है. ठीक है, तो जो प्राइमरी वाल है बोरोन डिफिशिएंट सेल्स का एग्जिबिट करते हैं स्ट्रक्चरल नॉर्मेलिटीज सजेस्टिंग दैट बोरोन इज रिक्वायर्ड फॉर द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ द सेल वाल. तो ऐसा करने पे ये पता चला कि जो प्राइमरी वाल है यहाँ पे बोरोन डिफिशिएंट सेल है वो क्या है स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज शो कर रहे हैं. तो यहाँ से पता चला अच्छा ये बोरोन नहीं था इस वजह से ये हुआ. तो ये पता चला कि वो जो बोरोन है ये स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ द सेल वाल के लिए इसेंशियल है. Other responses to boron deficiency point toward a role in cell division and elongation. ये भी रोल पता चला. ठीक है, तो जब उसको विथहेल्ड किया गया बोरोन को रोक दिया गया तब जाके ये सब पता चला कि हाँ भाई ये भी इम्पोर्टेंट है. ठीक है, and the one of the most rapid responses to boron deficiency for example is an inhibition of both cell division and elongation in primary and secondary roots, and this gives the root a stubby and bossy appearance. तो ये है इसमें important. ठीक है,
सबसे सिंपल बात कि सबसे शुरू में तो भाई बोरोन के बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा था, फिर उसको उसकी कमी की गई, ठीक है, तो फिर पता चला कि वो जो प्राइमरी वाल है ये एबनॉर्मल हो जा रहे हैं, इसके स्ट्रक्चर एबनॉर्मल हो जा रहे हैं, तो फिर पता चला वो स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी के लिए, सेल डिवीजन, इलोंगेशन, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो सेल डिवीजन इन द शूट एपेक्स एंड द यंग लीव्स इज आल्सो इनहिबिटेड फॉलोड बाय नेक्रोसिस ऑफ द मेरिस्टेम, तो इसकी डिफिशियंसी है ये सब रीजन है। इसके साथ ही बोरोन इज नोन टू स्टिमुलेट पोलन ट्यूब जर्मिनेशन एंड इलोंगेशन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बोरोन है पोलन ट्यूब जर्मिनेशन और इलोंगेशन के लिए responsible है, and it is not known how boron is involved in cell growth, but both hormone and nucleic acid metabolism have been implicated। तो ये मतलब नहीं जान पाया गया कि कैसे ये सेल ग्रोथ में इन्वॉल्व है, लेकिन जो हार्मोन है, न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म में, ये दोनों ये सब इम्प्लीकेटेड हुए, ठीक है। तो ये बात है इसके बारे में। इन एडिशन टू द इफेक्ट्स ऑन शूट मेरिस्टेम, जैसा कि हमने शुरू में बातें की, उसके बाद से कॉमन सिम्टम ऑफ बोरोन डिफिशियंसी जैसे कि हो गया shortened internodes giving the plant a bushy or rosette appearance, enlarged stem leading to the disorder known as stem crack। तो बोरोन की वजह से होता है स्टेम क्रैक, ठीक है। तो ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल वॉल, ठीक है, इलोंगेशन, पोलन ट्यूब जर्मिनेशन, ये सब के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसकी डिफिशियंसी से डिसऑर्डर होता है दैट इज नोन एज स्टेम क्रैक इन सेलेरी, ठीक। स्टोरेज रूट्स जैसे कि शुगर बीट्स हो गया, डिसऑर्डर जैसे कि हार्ट रोट इज ड्यू टू द डेथ ऑफ, हार्ट रोट क्यों होता है? ये होता है ड्यू टू डेथ ऑफ डिवाइडिंग सेल इन द ग्रोइंग रीजन बिकॉज ऑफ बोरोन डिफिशियंसी। तो ये बोरोन डिफिशियंसी से दोनों डिजीज है, स्टेम क्रैक, हार्ट रोट, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों डिफिशियंसी डिजीज के बारे में, ठीक है। एंड द कॉपर इज नेसेसरी को फैक्टर फॉर ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स। तो अब इसके बारे में बातें करते हैं क्या क्या है इसके में, ठीक है। तो इन वेल एरेटेड सॉइल कॉपर इज जनरली अवेलेबल टू द प्लांट एज द डाइवेलेंट क्यूप्रिक आयन दैट इज Cu2+। Cu2 plus, that is cupric ion, readily forms a chelate with humic acid in the organic fraction of the soil and may be involved in providing copper to the surface of the root. And in wet soils with little oxygen, cupric ion is readily reduced to the cuprous form, which is unstable. So as a plant nutrient, copper seems to be function primarily as a cofactor for a variety of oxidative enzymes, and the include the photosynthetic electron carrier plastocyanin, cytochrome oxidase, which is the final oxidase enzyme in the mitochondrial respiration, and ascorbic acid oxidase। तो ये ध्यान रखना है कि इसमें जो ऑक्सीडेटिव एंजाइम है जैसे प्लास्टोसाइनिन, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, और जो कि फाइनल ऑक्सीडेज एंजाइम होता है माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन में, एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेज। एंड द ब्राउनिंग ऑफ freshly cut apple and potato surfaces due to the activity of copper containing polyphenolooxidase और फिनोलेज। तो ये जो ब्राउनिंग और फ्लेसी कट एप्पल और पोटैटो सरफेस ये जो होता है ये इसी की एक्टिविटी से होता है जिसमें कि कॉपर कंटेनिंग होता है फिनोलेज, इसकी वजह से ऐसा होता है। तो जो सुपर ऑक्सीडाइज हैं यानी कि सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज हैं जिसको कि एसओडी शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज जो कि डिटॉक्सिफाई करता है सुपर ऑक्साइड रेडिकल्स, इज अनदर इंपॉर्टेंट कॉपर एंजाइम। ये भी कॉपर एंजाइम ही है। तो कॉपर एंजाइम बहुत सारे हैं, ठीक है। ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स में ये कोफैक्टर की तरह एक्ट करता है, ठीक है, तो फंक्शन करता है, तो इसके बहुत सारे फंक्शन है, ठीक। तो जो कॉमन डिसऑर्डर है इसके वजह से कॉपर के डिफिशियंसी से उसमें भी स्टंटेड ग्रोथ है, डिस्टॉर्शन ऑफ यंग लीव्स है, और पार्टिकुलर इन साइट्रस ट्रीज ये लॉस ऑफ यंग लीव्स रेफर टू एज समर डाइबैक। तो इसकी वजह से होता है समर डाइबैक। वहां पे हमने पढ़ा था पिछली बार हार्ट रोट डिजीज थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? समर डाइबैक हो रहा है। अगला है जिंक। तो जिंक इज एन एक्टिवेटर ऑफ न्यूमरस एंजाइम्स, और ये जो टेकन अप होता है रूट द्वारा डाइवेलेंट केटायन के फॉर्म में Zn2+, and this zinc is an activator for a large number of enzymes including alcohol dehydrogenase। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, which catalyzes the reduction of acetaldehyde to ethanol, कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो कि कैटेलाइज करता है हाइड्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू बाइकार्बोनेट एंड कॉपर एसओडी, ठीक है, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज व्हिच डिटॉक्सिफाइज ये ऑक्साइड आयन, सुपर ऑक्साइड आयन, ठीक है। तो ये है जिंक के बारे में जो हमने पहले भी पढ़ा था, वहां भी ये एसओडी था, ये सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज या सुपर ऑक्साइड रेडिकल्स
जो कि इंपॉर्टेंट कॉपर इंजाइम है, इसको ये डिटॉक्सिफाई करता था। समर डाइवेक डिजीज इसके सिम्टम्स डिफिशियंसी सिम्टम्स से होती थी। तो ये सब है इंपॉर्टेंट। जिंक में ये भी है कि ये जिंक टेकन होता है डाइवेलेंट केटायन के फॉर्म में, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये एक्टिवेटर है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज के लिए, जो कि रिडक्शन ऑफ एसिटाल्डिहाइड टू एथेनॉल को कैटालाइज करता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो कि कैटालाइज करता है हाइड्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू बाइकार्बोनेट और कॉपर एसोडी ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज जो कि डिटॉक्सिफाई करता है सुपर ऑक्साइड ऑक्सीजन को, ठीक है। तो हाउएवर देयर इज जनरल एग्रीमेंट दैट डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड विद जिंक डेफिशिएंसी रिफ्लेक्ट डिस्टर्बेंसेस इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द ऑक्सीजन हार्मोन दैट इज इंडोल 3 एसिटिक एसिड एंड टिपिकली जिंक डिफिशिएंट प्लांट्स हैव। अब इसकी डिफिशिएंसी से क्या होता है, शॉर्टेंड इंटरनोड्स एंड स्मॉलर लीव्स, एग्जांपल लिटिल लीफ डिसऑर्डर ऑफ फ्रूट लीफ। तो यहाँ पे लिटिल लीफ डिसऑर्डर हुआ। तो ये आप डिसऑर्डर जो भी हैं ये आपको ध्यान रखने हैं, याद रखने हैं। और प्रिसाइज रोल ऑफ जिंक इन ऑक्सीजन metabolism remains obscure, but oxygen level in zinc deficient plant are known to decline before the overt symptom of zinc deficiency appear। तो ये है इसमें जिंक में जो भी इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। लेकिन जो रेस्टोरेशन ऑफ जिंक सप्लाई ये फॉलो होता है बाय प्लांट्स एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, रैपिड इंक्रीज इन हार्मोन लेवल एंड देन रिजम्पशन ऑफ ग्रोथ। तो अवेलेबल एविडेंस जितने भी है सपोर्ट करते हैं जो कि जिंक है रिक्वायर्ड होता है सिंथेसिस ऑफ हार्मोन प्रिकर्सर, ठीक है। तो ये जिंक में ये सब इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से जो डिजीज होती है वो लिटिल लिप डिजीज है। सिम्टम्स क्या क्या है, शॉर्ट एंड इंटरनोड्स स्मॉलर लिप्स, जैसा कि नाम से पता चल रहा है लिटिल लिप, तो सब चीज इसमें शॉर्ट ही हो जाता है, ठीक है। इंटरनोड शॉर्ट होगा, स्मॉल लिप्स हो जाएंगे। तो यह है जिंक के बारे में। एंड द मैग्नीज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक इंजाइम है, को फैक्टर है, एज वेल एज पार्ट ऑफ द ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स इन द क्लोरोप्लास्ट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैग्नीज। तो मैग्नीज जो है एब्जॉर्ब्ड और ट्रांसपोर्टेड होता है विद इन द प्लांट मेनली एज डाइवेलेंट केटायन के फॉर्म में, and it is required as a cofactor for a number of enzymes, particularly decarboxylase and dehydrogenase enzyme। और ये दोनों के दोनों क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं रेस्पिरेटरी कार्बन साइकिल में। दोनों के दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डीकार्बोक्सिलेज एंड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। इंटरेस्टिंगली इट कैन ऑफन सब्स्टिट्यूट फॉर मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम के लिए सब्स्टिट्यूट भी है इन रिएक्शन इन्वॉल्विंग फॉर एग्जांपल एटीपी। However, the best known and most studied form of manganese is the फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजन इवोल्यूशन में। ये जो सबसे बेस्ट नोन और मोस्ट स्टडीड फंक्शन है मैग्नीज का, ये पाया गया है इन फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजन इवोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ मैग्नोप्रोटीन, ठीक है, मैग्नोप्रोटीन। मैग्नीज इज अ पार्ट ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स एसोसिएटेड विद फोटोसिस्टम सेकेंड वेयर इट एक्युमुलेट्स चार्जेस ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। तो ये वहां पे ये रोल प्ले करता है, एक्युमुलेट करता है जो भी ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर होता है वहां पे चार्जेस को, ठीक है। एंड दिस डिफिशियंसी कैन बी वाइड स्प्रेड इन सम एरिया डिपेंडिंग ऑन, जैसा कि सॉइल कंडीशन होगा, वेदर होगा, क्रॉप स्पीसीज होगा, इस आधार पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। और उस आधार पे इसकी डिफिशियंसी वाइड स्प्रेड होती है, ठीक। तो जो डिफिशियंसी है एग्रेवेटेड बाय लो सॉइल पीएच लेस देन 6 एंड हाई ऑर्गेनिक कंटेंट, तो अब जाके इसकी डिफिशियंसी एग्रेवेटेड होती है। एंड दिस डिफिशियंसी इज रिस्पांसिबल फॉर ग्रे स्पैक। यहाँ पे डिजीज आपको ध्यान रखना है, ग्रे स्पैक ऑफ सीरियल ग्रेन्स और डिसऑर्डर विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ ग्रीनिश ग्रे। जैसा कि नाम से पता चला है ग्रीनिश ग्रे ओवल शेप्ड स्पॉट ऑन द बेसल रीजन ऑफ यंग लीव्स। तो ये होता है मैंगनीज के डिफिशियंसी के वजह से यंगर लीव्स में ओवल शेप्ड स्पॉट हो जाते हैं, ठीक है। उनके बेसल रीजन में ग्रीनिश ग्रे हो जाता है, ठीक। तो ये ग्रे स्पैक डिजीज जो होता है सीरियल ग्रेन में, तो ये होता है। एंड इट में कॉज एक्सट्रीम क्लोरोसिस। अभी तक हम क्लोरोसिस के बारे में पढ़ते आ रहे थे, और इसकी डिफिशियंसी से हो जाता है extreme chlorosis between the leaf veins as well as discoloration and deformities in legume seeds। discoloration होगा, deformities होगा, ठीक है, एक्सट्रीम क्लोरोसिस होगा, ग्रे स्पैक डिजीज होगी, डिफिशियंसी एग्जीक्यूटेड होगी, लो सॉइल पीएच पे लेस देन 6 और हाई ऑर्गेनिक कंटेंट होगा, तो ठीक है। और इसकी डिफिशियंसी डिपेंड करती है सॉइल कंडीशन कैसा है, वेदर कैसा है, क्रॉप स्पीसीज कैसा है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स जो कि फोटोसिस्टम सेकंड से द्वारा एसोसिएटेड होता है। एंड इट इज एन को-फैक्टर फॉर नंबर ऑफ एंजाइम जिसमें डीकार्बोक्सिलेज डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है जो कि बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं रेस्पिरेटरी कार्बन साइकिल में। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैग्नीज।
आगे बात करते हैं मोलिब्डेनम की, जो कि की कंपोनेंट है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का। एंड दिस, ऑल्दो मोलिब्डेनम इज अ मेटल, its properties more closely resemble those of the non metals in aqueous solution। बस यही ध्यान रखना है कि aqueous solution में ये ऑकर होता है mainly as a molybdenate ion। एंड दिस मोलिबेडिनम रिक्वायरमेंट्स आर अमंग द लोएस्ट। जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट अभी तक हमें पता है 8 माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है, इसमें सबसे लोएस्ट है ये मोलिबेडिनम। एंड द लार्जेस्ट कौन था? आयरन। तो ये सब हमें ध्यान रखना है। एंड अपीयर टू बी प्राइमरली रिलेटेड टू इट्स रोल इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में ये रोल प्ले करता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन हम पढ़ेंगे तो आप डिटेल्स में पढ़ेंगे ही, लेकिन जो सेवरल एंजाइम्स है फाउंड टू रिक्वायर मोलिबेडिनम आर डाइनाइट्रोजनेज एंड नाइट्रेट रिडक्टेज, ये दोनों नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक। एंड दिस मोलिबेडिनम रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट दस डिपेंड्स टू सम एक्सटेंट ऑन द मोड ऑफ नाइट्रोजन सप्लाई, कैसे नाइट्रोजन सप्लाई किया जा रहा है। एंड दिस डाइनाइट्रोजनेज इज द एंजाइम used by prokaryotes including those in the symbiotic association with higher plant to reduce atmospheric nitrogen। And nitrate reductase is found in roots and leaves where it catalyzes the reduction of nitrate to nitrite, a necessary first step in the incorporation of nitrogen into amino acid and order metabolism। नाइट्रोजन फिक्सेशन में इसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, बस अभी ये जानिए कि जो मोलिबेडिनम है ये की कंपोनेंट है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का, ठीक है। और इन प्लांट्स जैसे कि लेग्यूम हो गया विच डिपेंड ऑन नाइट्रोजन फिक्सेशन, मोलिबेडिनम डिफिशियंसी की वजह से नाइट्रोजन डिफिशियंसी का सिम्टम्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये काम कर मतलब रोल प्ले कर रहा है, इसकी डिफिशियंसी होगी तो नाइट्रोजन डिफिशियंसी होगी, ठीक। जब नाइट्रोजन सप्लाई एडिक्वेट होता है तो डिफिशियंसी जो है मोलिबेडिनम का सोज ऑफ क्लासिक डिसऑर्डर नोन एज वीप टेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन विच द यंग लीव्स आर ट्विस्टेड एंड डिफॉर्म, तो वीप टेल में यंग जो लीव्स हैं ट्विस्टेड हो जाते हैं, डिफॉर्म्ड हो जाते हैं। एंड द सम प्लांट्स में एग्जिबिट इंटरवेनल क्लोरोसिस एंड नेक्रोसिस अलोंग द वेन्स ऑफ ओल्डर लीव्स। Like many of the micronutrients, molybdenum deficiency is highly species dependent, and it is particularly widespread for legumes, member of the family Brassicaceae, and for maize। तो ये स्पीसीज स्पेसिफिक है, स्पीसीज डिपेंडेंट है, और ये पार्टिकुलरली वाइड स्प्रेड है लेग्यूम्स के लिए, ब्रेसिकेसी फैमिली के लिए, और मेज दैट इज जियामेज के लिए। एंड दिस मोलिबुलेंट डिफिशियंसी इज एग्रेवेटेड, एसिड में ये एग्रेवेटेड होता है, बढ़ जाता है एसिड सॉइल में विद हाई कंटेंट ऑफ आयरन प्रेसिपिटेट, जो कि स्ट्रांगली एब्जॉर्ब करते हैं मोलिबडेट आयन को। तो ये है मोलिबेडिनम के बारे में सिंपल बात, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में ये की कंपोनेंट है। बाकी इससे विप्टल डिसऑर्डर के बारे में जानना है, जिसमें क्या होता है यंग लीफ जो है ट्विस्टेड और डिफॉर्म्ड हो जाते हैं। बात करते हैं क्लोरीन की। तो जो क्लोरीन है इसका रोल है फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजन इवोल्यूशन में एंड चार्ज बैलेंस अक्रॉस सेलुलर मेम्ब्रेन्स। तो जो क्लोराइड आयन है जो कि यूबिक्विटस इन नेचर और हाईली सोल्यूबल है, इट इज दस रेयरली एवर डिफिशिएंट। और जो डिफिशियंसीज है नॉर्मली कैन बी शोन ओनली इन वेरी केयरफुल कंट्रोल्ड सॉल्यूशन कल्चर। तो जो बहुत ही केयरफुल सॉल्यूशन कल्चर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा तभी जाके इसकी डिफिशियंसी शोन होगी, दिखेगी। अलॉन्ग विथ मैग्नीज, जो क्लोराइड है ये रिक्वायर्ड होता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये मैग्नीज के साथ ऑक्सीजन इवॉल्विंग रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में रिक्वायर्ड होता है, ये जो मैग्नीज है क्लोराइड के साथ। और जो क्लोराइड आयन है हाईली मोबाइल एनायन है विथ टू प्रिंसिपल फंक्शन। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हाईली मोबाइल एनायन है, इसके दो प्रिंसिपल फंक्शन है। पहला ये कि इट इज बोथ अ मेजर काउंटर आयन to diffusible cation and thus maintaining electrical neutrality across membranes and one of the principal osmotically active solutes in the vacuoles। पोटेशियम आयन भी ऑस्मोरेगुलेशन में रोल प्ले करता था, ठीक है, लेकिन क्लोराइड आयन है ये मेजर काउंटर आयन टू डिफ्यूजिबल कैटायंस, वहां पे डिफ्यूजिबल नॉन डिफ्यूजिबल दोनों थे, ठीक है, पोटेशियम आयन के केस में। लेकिन ये इसके बाद से क्या करता है, मेंटेन करता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अक्रॉस मेम्ब्रेन्स। और दूसरी बात यह है कि अपीयर टू बी रिक्वायर्ड फॉर सेल डिवीजन इन बोथ लीव्स एंड शूट्स एंड इज readily taken up, and most plant accumulate chloride and far in excess of their minimal requirements। And the plants deprived of chloride tend to exhibit reduced growth, wilting of the leaf tips and a general chlorosis। तो इसके डिफिशियंसी से ये ग्रोथ रिड्यूस होता है, विल्टिंग ऑफ लीफ टिप्स एंड जनरल क्लोरोसिस। तो ये है, ठीक। तो ये क्लोरीन का रोल है, कैसे क्या होता है मैग्नीज के साथ ये क्या करता है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में रिक्वायर्ड होता है।
तो ये है। अब दो रोल ऑफ निकल है, ये नॉट क्लियर, इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसका रोल क्लियर नहीं है। तो जो निकिल है रिलेटिवली रिसेंट एडिशन है इसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट के लिस्ट में, ये सबसे रिसेंट एडिशन है और ये अबंडेंट मेटालिक एलिमेंट है और रेडली एब्जॉर्ब बाय रूट्स, ठीक है। And one of the principal difficulties encountered in attempting to establish a role for nickel is its extremely low requirement. अब इसकी रिक्वायरमेंट इतनी कम है, अब इसका रहे तब भी नहीं रहे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए इसका रोल इतना क्लियर नहीं है। अब मान लीजिए किसी की वजह से आप बिल्कुल भी नहीं रह पा रहे हैं तो बहुत ज्यादा आपके लिए इसेंशियल हो गया ना। अब कोई है तब भी ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है, तो मतलब दोनों केस में आपका बढ़िया चल रहा है, कोई आपको इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो अच्छी बात है। यानी कि उसका आपका कोई जरूरत नहीं है। तो वही हाल निकिल का भी है। निकिल जो है बहुत ही कम रिक्वायरमेंट है इसकी, तो इसलिए इसका कोई रोल क्लियर नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसा एस्टिमेट किया जाता है जो क्वांटिटी है निकिल का प्लांट टू कंप्लीट वन लाइफ साइकिल इज अप्रोक्सीमेटली 200 नैनोग्राम, बहुत ही कम है, ठीक है। जो कि इनिशियल निकल कंटेंट ऑफ द सीड इन मोस्ट केसेज ऐसा होता ही है। तो इन ऑर्डर टू स्टेब्लिश एन निकल डिफिशियंसी, अब निकल डिफिशियंसी को स्टेब्लिश करने के लिए इट इज नेसेसरी टू अंडरटेक एक्सटेंसिव प्यूरिफिकेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स आर। जो हमने शुरू में पढ़ा था कि हाँ भाई जो टेक्निक है मॉडर्न टेक्निक, उसमें क्या है कि भाई डिस्टिल्ड वाटर का यूज करना है, कोशिश करना है जितना ज्यादा अवॉइड हो सके कोई भी मतलब उसमें पहले से न्यूट्रिएंट सोल्यूशन ना जाए, मेटल ना जाए, मेटालिक कंपोनेंट ना जाए। तो ऐसा करके तब इसको स्टेब्लिश किया गया निकल डिफिशिएंट सॉल्यूशन को, बहुत सारे जनरेशन तक इसको इस पे सर्च किया गया, ठीक है, कल्चर में ग्रो किया गया, तब जाके थोड़ा इसके फेवर में आया एविडेंस, इसका कुछ रोल निकल के आया। तो जो द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस इन फेवर ऑफ एसेंशियल स्टेटस फॉर निकल इज बेस्ड ऑन द स्टडीज विद लेग्यूम एंड सीरियल ग्रेन्स। तो लेग्यूम और सीरियल ग्रेन्स के पे स्टडी की गई, तब जाके इसके फेवर में कुछ इसेंशियल स्टेटस आया, इसके बारे में रोल के बारे में, ठीक है। जो निकल डिफिशियंसीज है हैव लेड टू द डिप्रेस्ड सीडलिंग विगर, क्लोरोसिस एंड नेक्रोटिक लेसन। तो इसकी डिफिशियंसी से क्या हुआ, सीडलिंग विगर, क्लोरोसिस और नेक्रोटिक लेसन इन वेसन लीव्स में, ठीक है। तो ये है। एंड द बेसिस फॉर निकल रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स इज नॉट क्लियर बट इट मे बी रिलेटेड टू मोबिलाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। क्लियर नहीं है लेकिन ये मोबिलाइजेशन जो होता है नाइट्रोजन का सीड जर्मिनेशन के टाइम में, उसमें उससे रिलेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड इट इज नोन टू बी a component of two enzymes that is urease and hydrogenase। यूरियस जो है ये कैटालाइज करता है हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया इनटू अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड इज फाउंड वाइडली थ्रू द प्लांट किंगडम। And the second one, hydrogenase is another important enzyme in some nitrogen fixing plants and is responsible for recovering hydrogen for use in nitrogen fixing process। तो ये है निकिल का रोल, ये कंपोनेंट है यूरियस हाइड्रोजनेज के। पहले तो इसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं था कि भाई इसको रखे क्यों, क्योंकि इसकी बहुत ही कम रिक्वायरमेंट थी। फिर इसको बहुत सारे जनरेशन तक निकल डिफिशिएंट सोल्यूशन में इसको ग्रो किया गया, एक्सटेंसिव प्यूरिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट सॉल्ट के साथ इसको मतलब ग्रो किया गया सक्सेसिव जनरेशन तक। फिर जाके स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस आया कि भाई इसेंशियल स्टेटस जो निकिल का वो है कि स्टडी किया गया लेग्यूम और सीरियल ग्रेन्स के साथ, तब जाके ये सब क्लियर हुआ कि भाई हाँ इसके डिफिशियंसी से भी सीडलिंग विगर, क्लोरोसिस, नेक्रोटिक लेसन लीफ में होता है, तब ये जाके इसको ऐड किया गया। तो ये सबसे रिसेंट एडिशन है इसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट में, ठीक है। एंड द एफिशिएंसी ऑफ निकल लीड्स टू डिप्रेस्ड लेवल ऑफ हाइड्रोजनेज एक्टिविटी। तो इसके दो कंपोनेंट है यूरियस हाइड्रोजनेज। तो इसके जो डिफिशियंसी होगी तो डिप्रेस्ड लेवल हो जाएगा, घट जाएगा हाइड्रोजनेज एक्टिविटी का नोड्यूल्स ऑफ सोयाबीन में, जिसके वजह से डिप्रेस हो जाएगी डिफिशियंसी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन भी घट जाएगा। तो ये है निकिल की वजह से ये सब। अब हम बात करने वाले हैं सबसे आखिरी टॉपिक, दैट इज टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो एज ए ग्रुप द माइक्रोन्यूट्रिएंट एलिमेंट्स आर एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ द डेंजर्स ऑफ एक्सेस, मस्ट हैव अ रेदर नैरो एडिक्वेट रेंज एंड बिकम टॉक्सिक एट रिलेटिवली लो कंसंट्रेशन। कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत ही लो कंसंट्रेशन पे भी टॉक्सिक हैं, ठीक है। ये सब हम पढ़ेंगे इसमें। तो जो क्रिटिकल टॉक्सिसिटी लेवल है ये डिफाइन की जाती है एज द टिश्यू कंसंट्रेशन that gives a 10% reduction in dry matter vary widely between the several micronutrient as well as between plant species, ठीक। तो 10% रिडक्शन इन ड्राई मैटर दैट इज क्रिटिकल टॉक्सिसिटी लेवल, ये डिफाइन की जाती है टिश्यू कंसंट्रेशन जो कि दैट गिव्स अ 10% रिडक्शन इन ड्राई मैटर। और जो टॉक्सिसिटी सिम्टम्स है ऑफन डिफिकल्ट टू डिसिफर बिकॉज एन एक्सेस ऑफ वन न्यूट्रिएंट मे इंड्यूस डिफिशियंसी ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स।
ठीक है। तो अगर एक को बढ़ाएंगे तो अदर न्यूट्रिएंट की भी डिफिशियंसी हो जाएगी। अभी हम देखेंगे कैसे ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो एग्जांपल से बात करते हैं। तो फॉर एग्जांपल द क्लासिक सिम्टम ऑफ मैग्नीज टॉक्सिसिटी। ठीक है, मैग्नीज की टॉक्सिसिटी, ये जो एग्जांपल है, ठीक है, क्लासिक सिम्टम है मैग्नीज टॉक्सिसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी ये दी हुई है। which often occurs in water-logged soil is the appearance of brown spot due to deposition of manganese oxide surrounded by chlorotic veins, but excess manganese may induce deficiencies of iron, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। अब देखिए, हमने बात की ना कि क्रिटिकल कंसंट्रेशन मतलब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, मतलब उसमें क्या होता है कि टॉक्सिसिटी कि अगर एक को बढ़ाएंगे तो अदर न्यूट्रिएंट का भी डिफिशियंसी हो जाएगा। तो ये देखिए, एक्सेस हुआ मैग्नीज का, मैग्नीज को बढ़ाए तो क्या क्या कम हो गया, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये कम हो गए। तो मैग्नीज compete किया विथ बोथ आयरन एंड मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीज जो है आयरन और मैग्नीशियम दोनों के साथ compete किया फॉर ऑप्टेक एंड विथ मैग्नीशियम फॉर बाइंडिंग टू एंजाइम। जो हमने शुरू में पढ़ा था कि भाई न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन को क्यों कवर करके रखा जा रहा है, जब हमने शुरू में बातें की थी तो वहां पे रीजन ये निकला था कि हाँ, अगर नहीं कवर करके रखेंगे, उसको लाइट से नहीं ढक के रखेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, कुछ एलगी ग्रो कर जाएंगे तो प्लांट के साथ वो भी न्यूट्रिएंट के लिए compete करने लगेंगे, तो भाई प्लांट को न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएगा, रूट का प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगा, तो ये इशू आएगी। तो यहाँ भी वही बात है। ठीक है, अगर एक को आप बढ़ा दीजिएगा तो उससे तभी जाके ये डिफिशियंसी आ गई। अब जैसे मैग्नीज का एक्सेस हुआ, ठीक है, तो डिफिशियंसी हो गई आयरन की, मैग्नीशियम की, कैल्शियम की। अब ऐसा क्यों हुआ कि ये जो मैग्नीज है ये बढ़ गया, बहुत ज्यादा हो गया। तो अब ये क्या किया कि चलो भाई, हम आयरन और मैग्नीशियम के साथ ही कंपटीशन करने लगा कि चलो अपटेक करोगे, चलो हम भी करते हैं, तो ये करने लगा। ठीक है, तो उसका हिस्सा भी ये ले गया। ठीक है, एंड विथ मैग्नीशियम फॉर बाइंडिंग टू एंजाइम, और मैग्नीशियम के साथ ये क्या किया, इंजाइम के साथ बाइंडिंग में भी ये लगा कंपटीशन करने। ठीक है, तो ये है मैग्नीज के बढ़ने से ये इशू आए। ठीक है, अब मैग्नीज जो है आल्सो इनहिबिट्स कैल्शियम ट्रांसलोकेशन इन द शूट एपेक्स कॉजिंग अ डिसऑर्डर नोन एज क्रिंकल लीफ। अब ये क्या किया, जो कैल्शियम बच गया, अब आयरन के साथ ये क्या किया, आयरन और मैग्नीशियम में दोनों में एक साथ ये कंपटीशन कर लिया ऑप्टेक के साथ, ऑप्टेक के लिए फॉर ऑप्टेक, और मैग्नीशियम के साथ विथ बाइंडिंग टू एंजाइम्स। ठीक है, और इसके साथ इनहिबिट कर दिया कैल्शियम ट्रांसलोकेशन इनटू सूट एपेक्स, जिससे वो एक डिसऑर्डर हो गया क्रिंकल लीफ, ये डिसऑर्डर हो गया इसकी वजह से। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। Thus, the dominant symptom of manganese toxicity may actually be the symptom of iron, magnesium and कैल्शियम डिफिशियंसी। तो इसकी वजह से ये सब डिफिशियंसी हो गई। ठीक, तो एक्सेस माइक्रोन्यूट्रिएंट टिपिकली इनहिबिट रूट ग्रोथ, not because the roots are more sensitive than shoots, but because roots are the first organ to accumulate the organ nutrient। ठीक है, तो ये ऐसा इसलिए नहीं कि भाई रूट बहुत सेंसिटिव है, ठीक है, शूट से ज्यादा सेंसिटिव है रूट, लेकिन ऐसा इसलिए होता है कि रूट जो है फर्स्ट ऑर्गन टू एक्युमुलेट द न्यूट्रिएंट। सिंपल बात है, रूट ही तो सबसे पहले न्यूट्रिएंट को एक्युमुलेट करते हैं। ठीक है, तो पार्टिकुलरली ट्रू ऑफ बोथ कॉपर एंड जिंक। अब कॉपर एंड जिंक में क्या है कि कॉपर टॉक्सिसिटी इज ऑफ इंक्रीजिंग कंसर्न इन vineyards and orchards due to long-term use of copper-containing fungicides as well as urban and industrial pollution। तो मैग्नीज टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे डिफिशियंसी हो जाती है आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम की। और क्यों होती है, क्योंकि जो मैग्नीज है ये compete करने लगता है आयरन मैग्नीशियम के साथ फॉर ऑप्टेक, और मैग्नीशियम के साथ फॉर बाइंडिंग टू एंजाइम्स, और साथ ही ये इनहिबिट कर देता है कैल्शियम ट्रांसलोकेशन, जिसकी वजह से एक डिजीज हो जाती है क्रिंकल लीफ। तो ये एक टॉक्सिसिटी का बात हुआ। ठीक है, तो जिंक टॉक्सिसिटी कैन बी अ प्रॉब्लम इन एसिड सॉइल और व्हेन सीवेज स्लज इज यूज्ड टू फर्टिलाइज क्रॉप। तो ये प्रॉब्लम कब है, जब एसिड सॉइल हो और जब सीवेज स्लज को क्रॉप को फर्टिलाइज करने के लिए यूज किया जाता हो। ठीक है, तो ये सब हमने डिस्कस किया टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जो आखिरी टॉपिक था, हमने सबसे पहले जाना कि आखिर क्या हिस्ट्री था, कौन कौन से साइंटिस्ट आए जिन्होंने बताया कि हाँ भाई न्यूट्रिएंट जरूरी है प्लांट्स के लिए। फिर जो मेजर कंट्रीब्यूशन जूलियस वॉन सेक्स का था उसके बारे में हमने जाना। फिर वहां से पूरी तरह चेंज हो गया, हाइड्रोपोनिक्स कल्चर आ गया, कमर्शियल वेजिटेबल प्रोडक्शन होने लगा। ठीक है, उसके बाद से इसमें भी कुछ डिसएडवांटेजेस आने लगे, तो जो सॉल्यूशन कल्चर था इसको और मॉडर्न टेक्निक यूज किया गया। तो वहां पे क्या हुआ कि एरेशन टैंक, डिस्टिल्ड वाटर, ये सब
बारे में पता चला। तो ठीक है, तो उसके बाद से हमने ये जितने भी इसमें डिस्कशन का जो भी टॉपिक था ये सब हमने डिस्कस किया। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, उसको जो 17 इसेंशियल एलिमेंट्स हैं, बेनिफिशियल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ा। बेनिफिशियल एलिमेंट्स में से कौन और क्यों आ गया इसेंशियल एलिमेंट में, ये हमने जाना। और जो इसेंशियल एलिमेंट में 17 थे, जो सबसे आखिरी में निकिल ऐड हुआ, तो क्यों ऐड हुआ, रिसेंट एडिशन में क्यों हुआ ऐसा, उसके बारे में हमने जाना। ठीक है, तो क्या बेसिस है जिस आधार पे ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आए, उनके रोल को आइडेंटिफाई किए गए, उनकी डिफिशियंसीज के बारे में पता चला, टॉक्सिसिटी की वजह के बारे में हमें पता चला। तो ये सब हमने इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में कवर किया है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रेफरेंस बुक भी बहुत ही अच्छे अच्छे बुक लिए गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे ऑथर के, इंट्रोडक्शन टू प्लांट फिजियोलॉजी, कैम्पबेल बायोलॉजी, एनसीईआरटी, और बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स ली गई हैं, जिसके डिस्क्रिप्शन में बताया भी गया है। आपको वहां से या आप गूगल से या कहीं से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जुड़े रहें चैनल से, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।